नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, सभी चौकाओं जी स्टूडियो में। प्रोफेसर संगीत रागी जी आने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर और देश की सियासत में एक लगभग विस्फोट करने वाली खबर है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को सीधे सीधे बहुत बड़ी राहत। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के मामले में शराब घोटाले के सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त कर दिया है। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि बिना सबूत के आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर केस चलाने की कोशिश की गई। अदालत ने जांच में खामियों की बात की और कहा कि सीबीआई के कोई भी तथ्य आरोपों को साबित नहीं करते। यह भी कहा कि चार्जशीट में आरोप पत्र में कई ऐसी कमियां हैं जिनका किसी गवाह या बयान से कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने कहा कि सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में नाकामयाब रही है। जज ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल को भी बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा है कि सीबीआई के हजारों पन्नों के आरोप पत्र में ऐसी सामग्री शामिल है जो किसी भी गवाह के बयान का समर्थन नहीं करती। मनीष सिसोदिया के बारे में अदालत ने कहा कि उनकी संलिप्तता को दर्शाने वाला कोई सबूत नहीं है, कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। इसके अलावा राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की सीबीआई जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच का भी आदेश दिया। जानकारी के लिए बता दें कि मनीष सिसोदिया लगभग 530 दिन जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल लगभग 156 दिन जेल में रहे, 2 बार भी अलग अलग। उन्हें 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई मामले में जमानत दिए जाने के बाद रिहा किया गया, जबकि ईडी मामले में उन्हें पहले से अंतरिम जमानत मिल चुकी थी। अब इस पूरे मामले में देखिए, आप सुबह से आप सुन रहे हैं इस खबर को। 2 बातें जो हम यहां करेंगे, इस केस का आगे क्या होगा, दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, सीबीआई क्या कह रही है। सीबीआई का केस पूरी तरीके से फ्लैट हो गया लोकल अदालत के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। क्या कहती है सीबीआई आगे इस केस के भविष्य के बारे में, क्या अभी भी उसको उम्मीद है कि उसके केस में दम है, ये बात। और दूसरा, इसका पॉलिटिकल फॉल आउट, अरविंद केजरीवाल की राजनीति इससे आगे कहां जाएगी। देखिए, अभी गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन होना है सबसे पहले, उसके बाद अगले साल पंजाब में इलेक्शन होना है, अगले साल गोवा में इलेक्शन होना है, अगले साल दिसंबर में फिर गुजरात में असेंबली इलेक्शन होना है। ये सारे के सारी वो जगह हैं जहां अरविंद केजरीवाल का बहुत बड़ा स्टेक है। यहां पंजाब में तो सत्ता में है और जो रिएक्शंस, पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं और पार्टियों के, वो लगभग अरविंद केजरीवाल जी के सपोर्ट में है। कांग्रेस का भी रिएक्शन एक मिला मुझे, वो अभी केजरीवाल जी को बधाई सा ही दे रहा है। और आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन से अरविंद केजरीवाल बाहर हो चुके हैं, ये छोड़ चुके हैं इंडिया ब्लॉक को। लेकिन क्या कांग्रेस, दिल्ली में जिसने बीजेपी के बराबर जाकर के अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोप लगाए थे, वो अब क्या बोलेगी। इनफैक्ट कांग्रेस के लोग तो ये कहते थे कि ये मामला तो हमारी वजह से शुरू हुआ, इस मामले को उठाने वाले हम थे, पहले बीजेपी से पहले हमने उठाया था। तो ये सारी पॉलिटिकल बातें और केस का भविष्य, जी हम इस पर बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर अतुल भाटिया जो लगातार इस केस को ट्रैक भी कर रहे हैं, उनसे भी हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन पहले सुधांशु त्रिवेदी की बात सुननी चाहिए, क्योंकि आज सारी उंगलियां जो है बीजेपी की तरफ है। सब लोग बीजेपी से पूछ रहे हैं क्या हुआ, केस का क्या हुआ। आप तो कह रहे थे शराब घोटाला, आप तो कह रहे थे अरविंद केजरीवाल बेईमान, अरविंद केजरीवाल चोर, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, क्या किया अरविंद केजरीवाल ने। तो अब इसके बाद बीजेपी को क्या कहना है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वो क्या कह रहे हैं कोर्ट के इस फैसले पर, सुनते हैं पहले। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी। इफ द एंटायर चार्जेस वर बेसलेस देन द चार्जेस वर फ्रेम्ड। सो इसमें देयर आर सर्टेन टेक्निकल इश्यूज। तो आपने देखा बीजेपी कह रही है टेक्निकल मामला है, अब इसको सीबीआई आगे देखे कि हाई कोर्ट में जाती है तो क्या होता है। वो कह रहे हैं चार्जेस फ्रेम कैसे हो गए थे। अतुल भाटिया के पास हम चलते हैं सबसे पहले। अतुल, यही जानना है, देखिए व्यूअर्स आपसे, आपने सारी कहानी बता दी कि कोर्ट ने क्या बोला। अब आगे इस केस में क्या होगा, इस केस का भविष्य क्या है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर से शराब घोटाले का मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। सीबीआई के लोग क्या कह रहे हैं।
देखिए बिल्कुल आज जो राउस एवेन्यू कोर्ट का ऑर्डर है, आरोप मुक्त जो है वो सभी 23 आरोपी, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक और के कविता शामिल है, 23 के 23 आरोपी जो है वो आरोप मुक्त हो चुके हैं। यानी कि ये केस जो सीबीआई का जो केस था लीगल पॉलिसी में, वो यही खत्म हो गया, यही समाप्त हो गया। अब इस केस में ट्रायल नहीं चलेगा, और क्योंकि अगर ट्रायल चलता उसके बाद अगर ये केस में बरी होते तो वो अलग बात है, लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही कोर्ट ने इन सबको आरोप मुक्त कर दिया। सीबीआई जो है वो इस मामले के अंदर हाई कोर्ट जाएगी, वहां पर मूव करेगी, वहां पर ये सीबीआई की तरफ से कहा जाएगा कि लोअर कोर्ट ने जो सबूत सीबीआई ने दिए उनको सही तरीके से नहीं देखा और जिसके कारण उनको आरोप मुक्त किया गया। तो अब सबकी निगाहें जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पर रहेगी कि कब सीबीआई इसके खिलाफ, इस ऑर्डर के खिलाफ वो हाई कोर्ट के अंदर मूव करती है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है सौरभ की जो ईडी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, क्योंकि सीबीआई ने इसके अंदर सबसे पहले केस रजिस्टर किया था और उसी को आधार बनाकर ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज की थी। अगर हाई कोर्ट इस मामले के अंदर जो आज कोर्ट का ऑर्डर है उस पर अगर स्टे नहीं देता है तो आप समझिए कि ईडी की दिक्कतें कितनी बढ़ेंगी। आज सीबीआई की काफी डांट जो है वो यहां पर लगाई गई राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर। बकायदा जो आईओ है उनके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी। मैथुल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपके सीबीआई सोर्सेज क्या ये कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं और निचली अदालत ने उन सबूतों पर ध्यान नहीं दिया, हमारा केस सस्टेन करेगा? देखिए सौरभ, जो केस पूरा सीबीआई का था वो पूरा केस अप्रूवर के ऊपर डिपेंड था, और कोर्ट ने आज इस बात को कहा कि अप्रूवर के जरिए सीबीआई ने इस केस को बनाने की कोशिश की। लेकिन जब दिल्ली हाई कोर्ट सीबीआई जाएगी तो वहां पर यही चार्जशीट होगी, यही आरोपी होंगे, यही पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसी पर ही, इन्हीं सभी सबूतों के ऊपर ही हाई कोर्ट के अंदर भी बहस चलेगी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो ईडी का केस भी अपने आप इस पूरे मामले के अंदर उड़ जाएगा, क्योंकि ईडी ने इसी सीबीआई की एफआईआर उसी को आधार बनाकर ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज की थी। तो पूरा मामला जो है अब वो जब दिल्ली हाई कोर्ट 100% है कि सीबीआई जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट मूव करेगी और वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट क्या फैसला सुनाता है इसके ऊपर पूरे मामले की जांच जो है वो अब डिपेंड ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया आपका। 2-3 बातें अतुल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं। हाई कोर्ट जाएगी ही जाएगी सीबीआई। दूसरा, सीबीआई को लगता है कि हमारे पास सबूत थे लेकिन निचली अदालत ने उनको किन वजहों से कंसीडर नहीं किया। हाई कोर्ट में यही सारे तथ्य, यही प्रमाण, पूरा केस एज इट इज जाएगा। आप देखते हैं क्या उस हाई कोर्ट का रुख भी सीबीआई जैसा होता है। लेकिन सीबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केस इस फिलहाल निचली अदालत के मामले पर स्टे मिले उसको हाई कोर्ट से। तो देखना होगा कि हाई कोर्ट वो कब मूव करती है, पहली बात। दूसरा, ईडी का केस, सीबीआई ने केस दर्ज किया कॉन्स्पिरेसी का, उसके बाद वो केस गया ईडी के पास। ईडी, सीबीआई की शिकायत पर ईडी ने केस लिया कि इसमें पैसा बनाया गया, पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की गई और उस पैसे का इस्तेमाल चुनावों में किया गया। ये ईडी ने आरोप लगाए। अब जब पहला ही आरोप जो है वो गिर गया तो ईडी के केस का क्या होगा, ये दूसरा मामला है, क्योंकि अभी उस मामले में अभी कोई बरी नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, उस पर वो बेल में चल रहे हैं ईडी वाले केस में। तो अभी वो दूसरा मामला भी ऑलरेडी चल रहा है। अब आते हैं आईएएस के पॉलिटिकल फॉलोआउट पर। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी भी आ गए हैं। हाँ, अब क्या मतलब इसका बनता क्या है आगे? सारा दिल्ली का इलेक्शन अरविंद केजरीवाल चोर के नाम पे लड़ा गया था। क्या कहेंगे त्रिपाठी जी फैसले पर? नहीं, पहली बात तो दिल्ली का इलेक्शन अरविंद केजरीवाल चोर है के नाम पर नहीं लड़ा गया था, वो भी एक हिस्सा था। दिल्ली का इलेक्शन गंदी यमुना जिसमें नहाने वाले थे सपरिवार अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का इलेक्शन कूड़े का पहाड़ जिसको हटा देने वाले थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली का इलेक्शन उस घर पर जो 3 कमरे का फ्लैट चाहिए था ऑफिस के लिए 3 कमरे का, और जिसकी जगह शीश महल बना लिया गया जिसमें भाजपा की मुख्यमंत्री जाने का साहस नहीं कर पाए, उस पर लड़ा गया था। तो एक ये स्पष्ट है। उस पर क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले के गंभीर आरोप लगे, और मैं तो अभी कल ही सर्वोच्च न्यायालय 2 दिन से बहुत गुस्से में है। तो चूंकि कहा गया कि जुडिशरी में करप्शन पर एनसीईआरटी में चैप्टर हो गया, तुरंत मंत्री जी भी घबराए रहे। खबरें में देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी भी नाराज हैं, और चूंकि जुडिशरी में करप्शन पर गलती से भी बच्चों को पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, ये भी ठीक बात है। मुझे लगता है कि नेताओं पर भी करप्शन का मामला जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं तो सामान्य बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं जोड़ रहे हैं। मैं तो सामान्य बात कर रहा हूं कि भाई जुडिशरी में करप्शन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कोई करप्ट बड़ी मुश्किल से निकलेगा, यशवंत वर्मा जैसा एक आध निकलेगा तो उसमें क्या करना, वो भी बच जाए, पता नहीं क्या हो। नेताओं को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेरी याद में कितना भी बड़ा से बड़ा घोटाला हो जाए, सरकारी खजाना खाली हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, 2G से लेकर आज तक नेताओं के मामले में मैंने निर्णय होते नहीं देखा। अब एजेंसी कमजोर पड़ जाती है। कहां गई वो एजेंसी भाई जो कह रही थी? एक मिनट में पूरा कर लूं, बहुत जरूरी है, ये थोड़ा संदर्भ है। कहां गई वो एजेंसी? 150 से अधिक फोन डिस्ट्रॉय किए गए थे। कहां गई वो एजेंसी?
जो कह रही थी कि गोवा में होटल का बिल दिया गया था? कहां गई वो एजेंसी जो बता रही थी साउथ लॉबी, पंजाब लॉबी, कौन कौन सी लॉबी थी? कहां गई वो एजेंसी जो 16 लोगों को पकड़ा था, जो लोग उसके सारे के सारे गवाह थे? कहां गई वो एजेंसी जिसके आधार पर के कविता के ऊपर केस लगा? अब वो भी बरी हो गई, अचानक सब बरी हो गए, तो हम लोग तो एजेंसी हो नहीं सकते हैं। एजेंसियां इतने प्रमाण दे रही थी और उस प्रमाण से पहले अजय माकन सहित पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी भारतीय जनता पार्टी वो उसको बता रही थी कि ये मसला है। तो ये तो कमाल ही है, अद्भुत है। और मैं तो यही कहूं भाई, न्याय है, न्यायालय पे कहना नहीं। आपके एजेंसियों ने जानबूझ के केस कमजोर मैं कर तो कह रहा हूं भाई, न्यायालय ने जो दे दिया वो अंतिम सत्य है, हम उसको स्वीकार कर लेंगे ना। 2G में कोई घोटाला हुआ? कभी कोई इस देश में घोटाला होता ही नहीं, नेता लोग सब ईमानदार है। बेवजह जनता कहती रहती बहुत भ्रष्टाचार। इसी अदालत में ऐसा ही मामला लालू फैमिली पर चल रहा है, आपको मालूम है? और लालू फैमिली पर ट्रायल चलाने की अनुमति दी गई है। ये केस बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा था जहां लालू यादव का केस मैं यही तो कह रहा हूं ना कि लालू जी को सजा दे दी गई। आज भी कोई भी उनकी पार्टी का कहता है कि बताइए ना कहां सजा दी गई, कहां सजा दी गई सर? निचली अदालत ना, तो उसके ऊपर तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अभी अरविंद जी के ऊपर भी तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उस लिहाज से। तो अगर आप जो आप कह रहे हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों है। अरविंद केजरीवाल आरोप मुक्त हो गए शराब घोटाले के मामले से। आज केस ने अरविंद केजरीवाल राजनीति में वापस आ गए, शराब घोटाले के आरोप से मुक्त हो गए कि नहीं, ये तो न्यायिक प्रक्रिया। विजय जी, अब इस पे तो सब कुछ बोल ही दिया, अब इसमें क्या बचा है? ये मसला क्या कानून का मसला है? इस पे तो आगे बहस कीजिए ना कि ये कानून का मसला नहीं है। कानून का मसला तो खत्म कर दिया कोर्ट ने कि भाई वो बरी हो गए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो हमारी व्यवस्था वहां जाएगी सीबीआई तो वो देखेगी। लेकिन जब फर्स्ट स्टेप पर ही आप फेल हो गए, फर्स्ट केस केजी क्लास में आप फेल हो गए, तो आप बोर्ड की परीक्षा के इंतजार कर रहे हैं क्या कि बोर्ड की परीक्षा में हम फर्स्ट डिवीजन आ जाएंगे? लेकिन वो इशू नहीं है। इशू है कि ये मामला शुद्ध तौर पे बताता है कि हिंदुस्तान की राजनीति कैसे चलती है। ये मसला हिंदुस्तान की राजनीति का है और हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिन पर बार बार आरोप लगता है कि वो पॉलिटिकल पावर के आगे स्पाइनलेस हो चुकी हैं, झुक गई हैं, उनकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है और वो केसेस को केवल अपने मालिकों के इशारे पर चलाती हैं। ये इसको साबित करता है अभी तक, आज की तारीख में। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, आज की बात तो आज करेंगे हम। आप कह रहे हैं शुरुआत से ये केस पॉलिटिकल था? नहीं, शुरुआत था कि नहीं, आज ये साबित हो गया। ठीक है। और जो सीबीआई है उसने जितने बात, आप उसको पढ़ के देखिए, मैं देख रहा हूं कोर्ट का फैसला जिसमें जिस तरह से बताया गया, जिस तरह से सीबीआई को लेकर बात की गई है, खामियां बताई गई है, चार्जशीट को लेकर किया गया है, हड़काया बहुत है सीबीआई को हड़काया गया। और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है उसमें सीएजी की रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई है और कहा गया कि ये सीएजी की रिपोर्ट में 2660 करोड़ रुपए का जो घोटाला बताया गया वो क्या है, उस पर एलजी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। ये मामला आईओ पर मत जाइए कि सीबीआई का आईओ तो इसलिए क्योंकि वो ऑफिसर इंचार्ज है, तो उस पर आ गया मसला। तो जांच की अनुशंसा तो एलजी ने की थी। हाँ, तो फिर एलजी पर मसला है, सीएजी पर मसला है, सीबीआई पर मसला है, ईडी पर मसला है, सरकार पर मसला है, पॉलिटिकल मसला है। और आप देखिए सीएजी को, मैं बता रहा हूं आज आपको थोड़ी गंभीर बात, सीएजी का रिकॉर्ड देखिए। एक सीएजी बनी थी 88-89 में बोफोर्स घोटाले में, उसमें सीएजी बन गए गवर्नर, उसमें सीएजी बन गए केंद्रीय मंत्री सरकार में से रिटायर होने के बाद, और उसमें राजीव गांधी को मिली क्लीन चिट। फिर यूपीए सरकार में जो सीएजी बनी उसने जिस 1,26,000 1,50,000 कितने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले लगाए, मंत्रियों को जेल हुई, वो सारे मामले भी खाली हो गए और सीएजी जो उस समय थे उनको कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। ठीक है, ये तीसरा मामला है 2660 करोड़ रुपए का, जो भी सीएजी पर है। तो वो सीएजी को हम संवैधानिक संस्था मानते हैं, इतनी बड़ी ताकत मानते हैं, तो ये गंभीर सवाल वाला मसला है। आगे ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं अब इसके पॉलिटिकल फॉलआउट की बात करना चाहता हूं। केजरीवाल जी खामोश हो गए थे दिल्ली का चुनाव हारने के बाद, बिल्कुल दिल्ली से ही चले गए, दिखते भी नहीं थे, बोलते भी नहीं थे। आज केजरीवाल रोए, आंसुओं से रोए। एक बार दिखा दूं आपको, वैसे आपने वो तस्वीर बहुत बार देखी होगी, ये वाला जरा एक बार छोटा सा संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है।
अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जिन लोगों ने या मतलब समीक्षकों ने इस केस के बाद और दिल्ली की हार के बाद केजरीवाल की राजनीति का अंत डिक्लेयर कर दिया था, क्या अरविंद केजरीवाल अब फिर रेलेवेंट हो गए देश की राजनीति के अंदर? केजरीवाल इज बैक, अगर मैं ऐसे इसको पूछूं तो समीर जी। देखिए, केजरीवाल पर दो आरोप थे जिसने केजरीवाल की राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचाया था, एक शराब और एक शीश महल। शराब के मामले में आज सीबीआई कोर्ट से उनको रावलपिंडी कोर्ट से आज उनको बरी कर दिया गया है और सीबीआई वहाँ कोई बहुत डॉक्यूमेंट है कि कोर्ट में हार जीत चलती रहती है एजेंसी से, कभी एजेंसी जीत जाती है कभी हार जाती है, लेकिन एजेंसी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए ऐसा बहुत कम होता है। आज सीबीआई की इज्जत मिट्टी में मिली है फिलहाल तो। जैसे आज अरविंद केजरीवाल का साफ बनकर निकले हैं फिलहाल, अब एजेंसी हाईकोर्ट जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वो बात की बात है। फिलहाल एजेंसी की छवि बहुत ज़्यादा धुमिल हुई है और जो कहा जाता है कि एजेंसी किसी राजनीतिक प्रभाव में, किसी राजनीतिक दबाव में काम करती है, पिंजरे का तोता होती है, मुझे लगता है कि आज वो काफ़ी हद तक सही हुआ है कि जिस तरीके से एजेंसी को फटकार लगी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि खारिज कर दिया गया, जिस तरीके से सीबीआई को हड़काया गया है, ये बता रहा है कि सीबीआई बिना और इतना बड़ा मामला है आपसे इसके बाद इसका मैं बता रहा हूं। इसके बाद आज जो आया है परिणाम, इसके बाद निश्चित रूप से केजरीवाल राजनीतिक रूप से एक बड़ी वापसी, कम से कम वो ये तो कहेंगे कि जो उनके ऊपर आरोप लगता था भ्रष्टाचार होने का, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है और उसका फायदा उन्हें पंजाब के चुनाव में मिलेगा, उनका फायदा उन्हें आने वाले किसी भी चुनाव में मिलेगा। और केजरीवाल जो कहते थे कि मैं ईमानदार की राजनीति करता हूं, अब वो ये कहने की स्थिति में लौटेंगे कि भाई मुझ पे जो आरोप लगे थे वो झूठे थे, जनता की नजरों में वो अपने आप को वापस ईमानदार कट्टर बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये सीबीआई का काम है कि इतना बड़ा मामला था, इतना मतलब बड़ा मामला था और आप इतने लापरवाही से उस मामले को लड़ रहे थे कि आप रावलपिंडी कोर्ट में टिक नहीं पाए। सर अब तो जब हाईकोर्ट में मूव करेंगे वो बहस तो वहां पर हम लोग तब करेंगे। मैं आपको लेकिन क्योंकि और पार्टियों की बात में कुछ और पार्टियों का रिएक्शन आपको दिखाता हूं। पंजाब सबसे ज्यादा क्रूशल है अरविंद केजरीवाल के लिए और अगले साल ही इलेक्शन है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग, उनका बयान आपको सुनना चाहिए अरविंद केजरीवाल पर। भाई कांग्रेस तो बैरी है ना आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस तो खिलाफ है अरविंद केजरीवाल के। पंजाब के अंदर चुनावी केजरीवाल बनाम, मोटे तौर पर केजरीवाल बनाम कांग्रेस चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस का क्या कहना है केजरीवाल पर आए फैसले पर? देखिए आप। बधाई देना चाहता हूं केजरीवाल साहब को और सिसोदिया साहब को, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कुछ भी कि बहुत बड़े इल्जामात लगाए केंद्र सरकार ने और जिस प्रकार से 1.5 साल अंदर रखा। सुना तो जाता है कि गरीब जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में ही 1.5 साल बाद जमानत मिलती है, मर्डर जैसे केस जो होते हैं। तो मेरे को लगता है कि सब लोग 6 महीने, 8 महीने, साल, सवा साल अंदर लगा कर आए, उसके बाद जमानतें हुई। और अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर काहे क्यों रखा? भाई साहब, हमारे को इससे क्या इफेक्ट पड़ना है या नहीं पड़ना है? कोई बरी हो जाए, कोई अंदर चले जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है पंजाब की जनता को? पंजाब की जनता तो ये देखती है कि हमने सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी की, हमने इतना बड़ा मैंडेट दिया था कि क्या हमें न्याय मिला कि नहीं मिला? उन्हें क्या मतलब कि कौन अंदर है और कौन बाहर है? जनता ये देखेगी कि हमें न्याय मिला या नहीं मिला। अब वड़िंग साहब पहले तो दे रहे हैं बधाई केजरीवाल जी को, फिर वो सवाल पूछ रहे हैं केंद्र सरकार से और एजेंसियों से। और आप देखिए, जरा नोट कीजिएगा बारीक बात वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये 1.5 साल जो जेल में रहे, तो ये तो बड़े गंभीर मामलों में जेल होती है इतनी लंबी कि बेल ना मिले आपको अदालतों से, फिर कैसे बरी हो गए? तो वो सवाल पूछ रहे हैं एजेंसी से और बीजेपी की सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं कि ये आदमी बरी हुआ कैसे? 1.5 साल आपने ऐसा केस बनाया कि वो 1.5 साल जेल में रहा और फिर अचानक जो है सब हवा में उड़ गया, ये कैसे हुआ? और तीसरी बात जो कह रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, ये अलग बात है, लेकिन कैसे नहीं पड़ेगा असर? कैसे नहीं पड़ेगा? जो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल को लेकर छवि बनी थी, वो अगर अब वो छवि का दाग धुल रहा है, या कम से कम इस आरोप के बाद वो क्लेम तो करेंगे ना आज के फैसले के बाद, तो क्यों पंजाब पे उसका असर नहीं पड़ेगा? मैं लेकिन सर की राय जानना चाहता हूं। सर देखिए, केजरीवाल की आंसुओं पर मत जाइए। आप हो सकता है आप द्रवित हो जाएं और आपको लगता हो ऐसा, लेकिन केजरीवाल इस प्रकार की नौटंकी हमेशा करते रहे हैं। वो अंदर तो 18 लाख के पर्दे और 20 लाख के कमोड और इस पर रहते हैं, लेकिन बाहर जब निकलते हैं तो वो 10 रुपए का कलम खोस करके निकलते हैं।
फिर उनको गाड़ी नहीं चाहिए थी, बंगला नहीं चाहिए था, लेकिन क्या किया ये सब कोई पता है। तो ये मत कहिए केजरीवाल के सिर्फ जो दिखने का केजरीवाल है वो अलग है। सर एक बात, जो एक बड़ी अंदर खबर का सर, केजरीवाल है वो अलग कांग्रेस है। का मैंने भी आपको पंजाब का पॉइंट सिखाया था, ये कांग्रेस का अब एक ऑफिशियल रिएक्शन आ रहा है, मुझे बताया गया पवन खेड़ा जी ने ये बोला है, उनका ये रिएक्शन है, कांग्रेस ने कहा है कि केजरीवाल बीजेपी के आदमी है, उन्हें इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि पंजाब और गुजरात में चुनाव। लीजिए, ये कांग्रेस का आरोप है, ये केजरीवाल बाहर आए क्योंकि ये तो बीजेपी के आदमी हैं, मतलब वो कह रहे हैं इनकी और बीजेपी की सेटिंग हो गई है, इसीलिए इनको बरी कराया गया है क्योंकि अभी पंजाब और गुजरात में इलेक्शन होगा। यह कांग्रेस पार्टी का कहना है, ऑफिशियल ये बयान है, मतलब सेंटर दिल्ली से ये बयान आया है। मैंने तो अभी आपको पंजाब का बयान दिखाया था। अरे भाई, दिल्ली में बीजेपी लड़ रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जीत रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और बीजेपी और अरविंद केजरीवाल मिले हुए हैं, यह आरोप कांग्रेस लगा रही है। सुन लेते हैं पवन खेड़ा को। पंजाब और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को फिर से नहला धुलाकर, साफ करके, वॉशिंग मशीन से निकालकर पेश किया जा रहा है, क्योंकि असली मकसद भाजपा का यही है, कांग्रेस मुक्त भारत। आप थोड़े दिन पहले मेरठ के भाषण में प्रधानमंत्री ने टीएमसी तक की तारीफ कर डाली। क्यों? क्योंकि हमला सिर्फ कांग्रेस पर बोलना है। कल आपने देखा कि चिदम्बरम साहब पर प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन हो गया क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं। हर चीज चुनाव से संबंधित है। कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है। उसमें खिलाड़ी बिके हुए हैं, उसमें अंपायर बिके हुए हैं, चलने दीजिए। था तो शराब नीति अरविंद केजरीवाल ने वापस क्यों ली थी, इसका जवाब दिलवाइए मुझे। इसी में समझ में आ जाता है कि केस में क्या था। खैर, केस में अभी मैं नहीं बात करूंगा। केस के विषय में जो हकीकत है वो ये है कि अब केजरीवाल फिर से मेकअप पहन के उनको सामने लाया जा रहा है। अब बनेगी खिचड़ी इस केस की। अब कांग्रेस ने जो कह दिया ना ये कि मिले हुए, वो क्या कह रहे हैं, पंजाब में इलेक्शन है, रूलिंग पार्टी केजरीवाल की, केजरीवाल को बरी करा दो, केजरीवाल की इमेज चमका दो, कांग्रेस डाउन हो जाएगी, कांग्रेस का जीतने का नंबर लगा हुआ है, ऐसा उनको लगता है। तो कांग्रेस किसी तरह ना आ जाए, आम आदमी पार्टी हमको चलेगी, कांग्रेस को एक और राज्य नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए केजरीवाल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बरी करवा दिया। यह कांग्रेस का आरोप है सर। देखिए, मैं तो पवन खेड़ा के साथ हमेशा सहमत नहीं होता हूं, कभी सहमत नहीं होता आज हूं, तो मुझे पता होंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे सहमत होना पड़ेगा। मन कर रहा है, हृदय यही कह रहा है कि आज कमाना अच्छा। लेकिन दूसरी बात जरा समझिए, पवन खेड़ा जी को राहुल गांधी से आज नहीं पूछना चाहिए कि आज तो वो पवन खेड़ा अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि उनको कन्विक्टेड होना चाहिए था, उनको जेल में होना चाहिए था, वो अपराधी हैं, उनके खिलाफ चार्जेस सब फ्रिवोलस नहीं है। तो राहुल गांधी प्रचार किस लिए करने गए थे? लोकसभा चुनाव के समय तो राहुल गांधी उनके साथ हाथ मिला लिए थे और साथ साथ प्रचार किए थे। पुरानी बातें याद नहीं, पुरानी बातें नहीं याद करें। नहीं, लेकर पॉलिसी देखिए, दो चीजें, एक बात तो जरूर टिप्पणी करनी है। मैं हर्षवर्धन जी के बाद नहीं, ऐसे मत रोकिए प्लीज। हर्षवर्धन, आप हाथ खड़े कर देते हैं तो मैं डर जाता हूं। अच्छा बोलिए, इसी में बस कि नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे दायर नहीं होने चाहिए, वो अपराध से परे होते हैं, न्यायपालिका अपराध से परी होती है। आप ये एकदम सैक्रोसेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके खिलाफ बात मत कीजिए। मनीष सिसोदिया का एक इंटरव्यू कर रहे हैं हमारे सहयोगी, रिएक्शन ले रहे हैं भास्कर मिश्रा, सुन लेते हैं। और कितनी बड़ी खुशी आज आपके लिए ये फैसला लेके आया। देखिए, सबसे अच्छा तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि शिक्षा मंत्री के रूप में जब काम करने का मौका मिला तो अच्छे शिक्षा मंत्री के रूप में काम करूं और एजुकेशन पे अपने जीवन को समर्पित करूं। नरेंद्र मोदी जी को यहीं से प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने ईडी को लगाया, सीबीआई को लगाया, अपने सबसे बड़े बड़े वकीलों को लगाया। हम डे वन से कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की सारी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं, मोदी जी अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, मोदी जी अपना अहंकार बचाए रखने के लिए ये सब करवा रहे हैं। आज सच साबित हो गई हमारी बात। आपको लग रहा है कि एजेंसी का दुरुपयोग करने का जो आरोप आप लोग लगाते हैं उस पर मुहर लग गया है आज इस देश में? बिल्कुल, आज देखो ना, मतलब एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, खाली यहाँ से नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मेरी बेल पे सुनवाई करते हुए कि आपका ये केस ट्रायल में 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा। एक्चुअली आज ये हुआ कि ये केस ट्रायल के लायक ही नहीं समझा गया, पूरा झूठा केस था। बात झूठे केस की नहीं है, बात यह है कि आखिर आज क्या नरेंद्र मोदी जी ये रियलाइज़ करेंगे कि एक मुख्यमंत्री जिसका नाम अरविंद केजरीवाल था, ईमानदारी से दिल्ली में काम कर रहा था, एक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली में ईमानदारी से काम कर रहे थे, उनको आपने झूठे केस में लगा के जेल भेजा। किस लिए जेल भेजा?
देश के प्रति आप जवाबदेही रखिए, आप देश से प्यार करिए, आप देश के बारे में सोचिए। आप अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, इन सब के बारे में छोड़ दीजिए। आप केवल और केवल देश के बारे में सोचिए। देश का तो बंटाधार कर दिया, देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया, राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। सर 17 महीने जेल में रहे, परिवार के लिए बहुत मुश्किल था, आपकी पत्नी की तबीयत भी खराब थी, आज क्या फील हो रहा है, वो वक्त कैसा था? नहीं, आज फील हो रहा है कि जिस लड़ाई को लेकर चले थे, इस देश में संविधान है, हिम्मत से लड़ते जाएंगे। अब ये तो बोलेंगे ही भाई, क्यों नहीं बोलेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो अभी आग उगलेगी, आग। वैसे तो देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बरी हो गए, आरोप मुक्त हो गए। इस पर आगे जो जो डेवलपमेंट आती जाएगी वो हम आपको बताएंगे। शाम को 4 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और देखने लायक होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का रिएक्शन आ गया। बीजेपी ने कहा है कि कोर्ट का मामला है, तकनीकी विषय है, इस पर आगे सीबीआई हाईकोर्ट मूव करेगी। अब आगे की बात करते हैं। थोड़ा एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, और एक खबर से ज्यादा ना प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का कोई अंत होना चाहिए। कोई समस्या जो है वो अंतहीन नहीं चलने दी जा सकती है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमेशा विवाद में रहती है। अब एक बार फिर हंगामा हुआ है, और इस बार बहुत ज्यादा हुआ है। यह वाइस चांसलर की जातिगत टिप्पणी के बाद, तथाकथित जातिगत टिप्पणी के बाद स्टूडेंट्स ने एक मार्च निकालने की प्रयास किया। पुलिस ने उनको रोका। छात्रों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। भाई 25 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए जेएनयू में छात्रों के हमले में। उसका वीडियो आगे आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन ले लीजिए वीडियो। पुलिस से झड़प करते हुए आपको जेएनयू स्टूडेंट्स नजर आ रहे होंगे। अच्छा, आरोप क्या है? आरोप है वीडियो में जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़े छात्र ये बाकी छात्रों को पुलिस के खिलाफ भड़का रहे हैं, पुलिस को मारते, पुलिस के साथ गाली गलौज करते दिख रहे हैं। एक वीडियो में एक छात्र है पीएचडी का, वो जेएनयू की दीवार पर चढ़कर छात्रों को उकसाता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है पुलिस वालों तुम्हें सबक सिखा देंगे। एक और तस्वीर में एक लड़का पुलिस वाले को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। इससे ज्यादा कुछ होता है क्या? क्या बचता है अगर आप पुलिस को पीटने लगे? इन्हीं वीडियोस में जेएनयू कैंपस के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ गाली गलौज हुई, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर डंडे फेंके गए। हालांकि पुलिस इन वीडियोस के आधार पर अब इन उपद्रवियों की पहचान कर रही है। एक एक करके जरा सारी तस्वीरें आप देख लीजिए, क्या क्या हुआ। शुरुआत से दिखा दीजिए सारी तस्वीरें। ये आरएफ का जवान है। ये देखिए, ये देखिए, भाग यहां से, भाग यहां से। सुरक्षा कर्मी है वो। अगली तस्वीर दिखा दीजिए। जेएनयू की ताकत दिखा देंगे दिल्ली पुलिस को। जेएनयू की ताकत को दिखा दो इन पुलिस वालों को। और ये पुलिस वालों के साथ सीधा टकराव। ये देखिए, आपको हाथ दिख रहा है, पुलिस वाले के ऊपर हाथ चला रहा है वो आदमी। लड़का है, स्टूडेंट होगा कोई, पुलिस वाले पे हाथ चला रहा है। ये सब जेएनयू में हो रहा है। विवाद कुछ भी हो, सबसे पहले जेएनयू में मार्च निकलेगा। कहीं का भी कोई भी मामला हो, सबसे पहले जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन के लोग ढपली लेके आगे आ जाते हैं। कुलपति से शिकायत है तो पुलिस वालों पे हाथ चलाएंगे। ये एक और तस्वीर है, इसको भी आप देख लीजिए। अब इसमें पुलिस वाला जो है वो सेवा कर रहा है किसी की। आप पुलिस से भिड़ोगे तो पुलिस वाले तो फिर जो करते हैं वही करते हैं। क्या है सर, जेएनयू का मसला क्या है? देखिए, जेएनयू का मसला यह है कि वाइस चांसलर ने एक पॉडकास्ट में सिर्फ इतना बात कहा था जिसको आपत्तिजनक ले लिया गया कि कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे, और दलित, पिछड़ा, इन्हीं संदर्भ में जेएनयू के वाइस चांसलर ने एक सवाल उठाया था कि भाई कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अब इसको मान लिया गया कि ये एंटी दलित है। मैंने कहा ना, आज के दिन में यदि आप गांधी के बारे में आप बात करें तो आप फिर गांधी के यदि क्रिटिसिज्म करते हैं, आप राम को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कृष्ण को कर सकते हैं, शंकर को कर सकते हैं, सीता को कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने गांधी को क्रिटिसाइज कर दिया तो आप गोडसेवादी हो जाते हैं।
यदि अंबेडकर को आपने क्रिटिकली एग्जामिन कर लिया, एकेडमिकली भी एग्जामिन कर लिया, तो फिर जो है आप एंटी दलित हो जाते हैं। यदि जातिवाद या आरक्षण पर आप प्रश्न कर सिर्फ खड़ा कर देते हैं तो आप एंटी दलित हो जाते हैं। यदि आपने कह दिया कि भाई ये अगड़ा और पिछड़ा हर्षवर्धन क्यों करते हैं, तो पूरा एक लॉबी लग जाती है कि संगीत रागी और ये तो सारे के सारे यहां पर तो ब्राह्मण बैठे हुए हैं, वो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। यदि हम सवाल ये कर दें कि भाई 1000 साल से इस प्रकार के उत्पीड़न की बात आप करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो जरा मद्रास प्रेसिडेंसी का एजुकेशन पर 1810 का रिपोर्ट भी आप पढ़ लीजिए कि उसमें कितने दलित थे पढ़ाते थे। एक बार हम कह दें कि ज्यादा वेदों की ऋचाएं जरा पढ़ लीजिए, उनमें ऋषि कितने थे जिनको आप शूद्र कहते थे। एक बार अंबेडकर को पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों ने बहुत सारी गलतियां की होगी, लेकिन जातिवाद के लिए वो ब्राह्मण नहीं रहे। हम 17 वॉल्यूम 17 का तीसरा खंड कोट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हु आर शूद्रा हु आर अनटचेबल्स। जरा ये एक बार पढ़ लीजिए, अंबेडकर को ही पढ़ लीजिए कि उन्होंने ब्राह्मणों को इसके लिए दोषी नहीं माना है और शूद्र वर्ण को उन्होंने कहा है कि भाई वो तो राजा हुआ करते थे। कुलपति क्या कह रहे थे कि वो उन्होंने लिटरली ये कहा कि पिछड़े विक्टिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अच्छा ठीक है, सभी जी इस पर बोल दें जरा। ये सिर्फ बात है, दलितों को विक्टिम कार्ड खेलने की बात करना ये सिर्फ बात है क्या? नहीं तो पिछड़े, और फिर चलिए आप बोल लीजिए पहले। नहीं, मैं एक ही चीज इसमें बोलना चाहता हूं, जिनके पास लैंड है, फ्यूडल क्लास के हिस्से रहे हैं, वो भी आज उनको यदि पिछड़े कैटेगरी में आप डाल करके रखें। आप बोलिए सर, मैं अगली बोलिए। दलितों को विक्टिम कार्ड खेलने की बात करना एक वाइस चांसलर से ये बहुत आपत्तिजनक है, गंभीर बात है। और इस पर तो सरकार को, पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। और यदि ये कल का आपने फैसला देखा हो एआई समिट में विरोध प्रदर्शन को लेकर कोर्ट ने जो कहा है, उसको देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों पुलिस यहां पर लाठी चला रही है। क्या विरोध प्रदर्शन की कोई जगह नहीं बची है? आप उनको छात्रों को जाने देते, लॉन्ग मार्च था जहां तक का था, या परमिशन देते कहां तक जाना है कहां तक नहीं जाना है। मतलब अब विरोध प्रदर्शन करना ही अपराध हो गया। विक्टिम कार्ड दलितों को कहना तो अपराध नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ प्रदर्शन करना अपराध हो गया। पुलिस वहां नहीं रोकती, कहीं आगे तक जाने देती। क्यों नहीं जाने देती मुझे समझ नहीं आता। जेएनयू के छात्रों को, किसी भी छात्रों ने वाइस चांसलर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया है, तो क्या पुलिस ने इजाजत दी? अगर वो चले जाते तो फिजल आउट भी होता ना। आप गुस्से को फिजल आउट करने का तरीका होता है विरोध प्रदर्शन, और कुछ नहीं होता। प्रदर्शन जो कह दिया, जो कहा, जो नहीं कहा वो नहीं कहा। ये तो गंभीर मसला। मैं तो समझता हूँ कि वाइस चांसलर के खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए और पूछना चाहिए कि इस तरह की बात पुलिस पे हाथ उठा सकता है? नहीं उठा सकते, मैं उसको तो कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन क्यों वजह बनती है ये? क्योंकि आपने उनको प्रदर्शन करने के लिए जगह नहीं दे रहे। एआई समिट पर कल का कोर्ट का फैसला सुन लीजिए, 2 लाइन उसको जोड़ से आप बोलना चाहते हैं, बोलिए इस पे। अगली खबर लगा दीजिए। एक तो यही कि 1000 साल से ब्राह्मणों ने अत्याचार किया, इससे बड़ा झूठ कुछ है नहीं। जब हम मुगल अंग्रेजों की गुलामी में रहे तो भी हम अत्याचार करते रहे। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि मनुस्मृति चल रहा है तो उसमें तो वर्ण था, ये जातियां उपजातियां कहां से आई भैया, जरा इसको भी बता दो। और जो क्लास सचमुच जिसकी ये ताकत है, जो हर जगह कभी कमजोर नहीं रहा, उसको आप दलित कैसे बना देते हैं? क्या इस देश में इस पर कभी डिबेट होगी? और मैं बार बार कह रहा हूं ये, और जो उन्होंने कहा उसको फिर से मैं दोहराऊं, उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं कि आप हमेशा उसी विक्टिम कार्ड को प्ले करते रहे। उन्होंने ये भी नहीं कहा, शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को उनके नाम क्या पंडित लगा था, टूट पड़े सब। उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने कहा मैं खुद बहुजन हूं, वो ब्राह्मण नहीं है। सवाल यही कि क्या आप सब कुछ इसी चश्मे से देखते हैं? और जहां तक प्रदर्शन की बात, छात्रों का प्रदर्शन का अधिकार है, छात्र प्रदर्शन करें। अगर प्रशासन उनको रोकता है तो उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करें, लेकिन ईंट पत्थर मारना और इस तरह की अराजकता फैलाना यह भी कतई ठीक नहीं। एक बयान आपको, चलिए अगली खबर बढ़ते हुए हम सुना देता हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, अच्छा चले, मैं जिस खबर का इंतजार कर रहा था आगे, तो मैं वो खबर ले लेता हूं। नरेंद्र मोदी इजराइल गए थे, ये बिल्कुल इससे बिल्कुल अलग खबर है, लेकिन आप देखिएगा आज पता नहीं क्यों आंसुओं वाले विजुअल ज्यादा आ रहे हैं, रोने वाले। एक और नेता रोए, वो भी दिखा रहा हूं आपको। इजराइल से मोदी जी वापस आ गए, लेकिन इजराइल का इफेक्ट नहीं खत्म हो रहा। अब एक तस्वीर मैं पहले आपको दिखाता हूं, वो एयरपोर्ट की तस्वीर होगी, जरा वो अगर वो दिखा देंगे तो। ये भी वैसे अच्छी तस्वीर थी। एयरपोर्ट वाला विजुअल जो है वो, इसको तो शुरुआत से ले लीजिए, एयरपोर्ट वाला विजुअल आया तो वो भी लीजिएगा। ये वाला विजुअल शुरुआत से दिखाइए। नेतन्याहू और मोदी जिस तरीके से इस दौरे में मिले हैं, ये नॉर्मल नेताओं के जो दौरे होते हैं, ये उससे बहुत बढ़ के था। ये जैसे अब गले लग रहे हैं। वो तस्वीर एयरपोर्ट वाली मैंने मांगी थी, अगर वो आए तो दीजिएगा। विदा करते हुए कम से कम 20 सेकेंड
दोनों लोग गले लगे रहे और ये वहां चलन है, मतलब वो एक क्या कहते हैं सर, हक करने के हक लिए। करने के बाद वैसा करना। तो नेतन्याहू लगातार भावुक दिखाई दिए इस दौरे पर, मोदी को भाई कहा, सब कहा। मतलब ये अब डिप्लोमेटिक रिश्तों से बहुत आगे की बात हो गई है। भारत ने इस इजराइल के साथ अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये डिक्लेयर कर दिया है। ये अब एक अलग लेवल की दोस्ती की शुरुआत हो गई है जो दोनों के बीच हुई है। मैं वो तस्वीर से आपको दिखाना चाह रहा था। अब इसके बाद रिएक्शन देखिए हमारे देश में क्या हुआ। महबूबा मुफ्ती की बात आपको मैं दिखाता हूं। महबूबा मुफ्ती रोने लग गई, वो रोई आंसुओं से। ये तस्वीर देख करके दिखा दीजिए जरा। हमारे मुल्क की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल उसके खिलाफ है और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बीबी नेतन्याहू उसके खिलाफ है। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको जो इंडाइट किया हुआ है उसको किसी बहुत सारे मुल्कों में वो जा नहीं पाते क्योंकि उनको कहीं भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसे में मोदी जी जो 140 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं वो जाके एक क्रिमिनल के गले लगें, उससे मिलें, उससे बात करें। मुझे लगता है ये शायद हमारे जो मुल्क हिंदुस्तान गांधी के मुल्क के लिए ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। केजरीवाल जी का रोना तो मुझे समझ में आया, वो तो इतने बड़े आरोप से बाहर निकले थे। महबूबा जी क्यों रोई? हाँ रो रही थी। नहीं रो रही थी। नहीं, महबूबा के आंसुओं के तो कई कारण है। राजनीति से लगभग वो खत्म हो चुकी है। राजनीति में जम्मू कश्मीर में उनका कोई राजनीतिक असर बचा नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अब दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का जो सम्मान है कि ऐसा नहीं कि नेतन्याहू से ही प्रधानमंत्री अकेले गले मिल रहे हैं। नेतन्याहू जिस तरीके से प्रधानमंत्री से गले मिलकर प्रधानमंत्री को अपना विशेष दोस्त अपना भाई बताते हैं, जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं, प्रधानमंत्री से कहते हैं कि मोदी के बारे में शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भाई सबसे महान नेता है और आज प्रधानमंत्री मोदी के कारण भारत दुनिया में सम्मान से नाम लिया जाता है। ट्रम्प प्रधानमंत्री के साथ गले मिलते हैं। दुनिया के तमाम लीडर प्रधानमंत्री के साथ जिस गर्मजोशी से मिलते हैं, चाहे वो भारत आने पर मिलती हो या प्रधानमंत्री मोदी के उनके देश पर यात्रा करने पर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान होता है। और आज 36 से ज्यादा देशों का अगर सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहा है, इजराइल का सर्वोच्च सम्मान संसद में उनको मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को, तो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का अपने देश के लिए 140 देश करोड़ वासियों के लिए जो किया है और दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत की उन्नति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहा है, हमारे देश में नहीं पचराना, लेकिन एक सेक्शन को नहीं तो वो तो हमेशा रहेगा ना। विघ्न संतोषी लोग हमेशा ऐसे लोग रहेंगे, हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो भारत की उन्नति से जिन्हें तकलीफ होती है। जो प्रधानमंत्री मोदी के बढ़ते कद के कारण, जो प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ता है तो प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि जो सम्मान मुझे मिल रहा है ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने इसे कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी का सम्मान है। प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं तो कहते हैं मेरे साथ 140 करोड़ भारतीय लोगों का सुरक्षा कवच मेरे साथ है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का सम्मान है, अगर मेरा सम्मान हो रहा है। जो प्रधानमंत्री करते हैं वो देश के लिए करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 140 करोड़ देशवासियों को इसमें गर्व की अनुभूति होना चाहिए, आंसू नहीं निकलना चाहिए। अब देखिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है। बार बार हम लोग ये देखते हैं पाकिस्तान में इसका यूज कैसे किया गया। जो पोस्ट उन्होंने किया, नहीं उन्होंने प्रियंका जी ने जो पोस्ट किया उसकी बात वहां की मीडिया में चल रही है। इजराइल के दौरे को लेकर प्रियंका गांधी कैसे मोदी को घेर रही हैं उसकी बात को चल रही है। वो सीपीएम के नेता एम ए बेबी उनके बयान को बार बार, जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीएम के, उनके बयान को कोट कर रहे हैं कि देखिए साहब ये तो इनके देश के अंदर जो है इतना विरोध है मोदी की इस विजिट का। त्रिपाठी जी, पाकिस्तान की मीडिया में भारत की धूम नहीं, इसका मतलब भारत एकदम जिसको कहते हैं कि परफेक्ट डायरेक्शन में परफेक्ट स्पीड के साथ। इस तस्वीर की मैं बात कर रहा था, इस तस्वीर की बात कर रहा था। अब ये अनयूजुअल रिएक्शन है भाई, अनयूजुअल है ये। फिर एक बार इसको आप दिखा दीजिएगा, फिर एक बार दिखा दीजिए, दोबारा चलाइए इसको। ये नॉर्मल कटसी विदाई वाले तस्वीरें नहीं है सर। आपने तो बहुत सारे दौरे किए। ये अच्छी बात है और प्रधानमंत्री लगातार जितने देशों में जा रहे हैं वहाँ के जो लीडर्स हैं उनके साथ एक निजी संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के साथ तो उनका वैसे भी ये तो निजी संबंध हो गया है। हाँ, क्योंकि भारत के अकेले प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार इजराइल गए। भारत का तो कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं आज तक इजराइल 1950 से। तो एक उस तरह से भी उनका रिश्ता बना है और दोनों लोग एक तरह से सोचकर डिफेंस को लेकर और सब मामलों पर उनके साथ खड़े हुए हैं। जैसे दो रिश्तेदार सच में जब बिछड़ रहे होते हैं ना, लेकिन बड़े दिनों बाद मिले थे, अब तुम जा रहे हो, निजी संबंध है। लेकिन राइडर के साथ रखना चाहिए। डिप्लोमेसी है ना, केवल रिश्तों के भरोसे नहीं चलती है।
रिश्तों से डिप्लोमेसी चलती है। अब इसी रिश्ते पर वो सारे रिएक्शन है जो अभी आप इससे पहले देख रहे थे। आप अपनी बात पूरी करिए। इसीलिए कह रहा हूं कि एकदम सही दिशा में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि ये उनकी विजिट नहीं है, ये प्रॉपर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का स्टेटमेंट है और बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है। भारत आज वहां खड़ा है जहां ऐसे स्टेटमेंट देने की उसकी क्षमता है। नहीं तो क्या है, अभी तक ढुलमुल नीति। इसका मतलब कतई नहीं कि हम फिलिस्तीन के दुश्मन हो गए। और अभी तो आज ही मैं देख रहा था बिल क्लिंटन का वो वीडियो बड़ा वायरल है, उसे लोग शेयर कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमने तो फिलिस्तीनियों को कहा कि भाई आप वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम वो ले लीजिए, लेकिन उनको तो इजरायलियों की हत्या करनी है हमास को। तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर कट पॉलिसी भारत की होनी चाहिए। भारत शांति के साथ है, भारत बेहतरी के साथ है, लेकिन आज की तारीख में हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हमारा पर्सनल जो भी हित है अहित है, उसके लिहाज से सबसे बेहतर है। एक खबर और देना चाहता हूं। सौरभ, पश्चिम एशिया का क्वाड माना जाता है I2U2 जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया और यूएई, इजराइल और इंडिया, ये चारों का गठबंधन एक प्रकार का पश्चिमी एशिया के लिए क्वाड माना जाता है। कहा तो जाता है कि हम रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा के मामला में करेंगे, बाकी चीजों में, व्यापार के मामला में, लेकिन यह भी उसका एक क्रक्स है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी ने इजराइल जाकर इसको और स्ट्रेंथन किया। पाकिस्तान को ये ज्यादा परेशान कर रहा है। परेशान को ये बहुत पाकिस्तान इसीलिए टर्की को लेकर के और सऊदी अरब को लेकर के गठबंधन बना रहा था। इसी को काउंटर करने एक कंट्रोवर्सी जिसका थोड़ा जिक्र त्रिपाठी जी कर चुके हैं, लेकिन ये बड़ी कंट्रोवर्सी है, इसकी बात हमें करनी चाहिए। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र को लेकर प्रधानमंत्री भी जो बताया वो नाराज बताए गए हैं। कैबिनेट की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बहुत सख्त रुख भी दिखाया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग में बड़े तल्ख तेवर में पूछा कि ये किसका काम है। किताब को तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया गया। हुआ क्या था, एनसीईआरटी के 8वीं के सिलेबस में एक चैप्टर जो है वो जुडिशरी में करप्शन, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, इस पर एक चैप्टर लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी नाराजगी जताई, कंटेम्प्ट माना इसको, और उन्होंने इस किताब पर रोक लगा दी। फौरी तौर पर सारी कॉपियां जितनी छप गई सब वापस आ जाए। अब सवाल इसमें यह है, एनसीईआरटी की किताब, हम सब एनसीईआरटी की किताब पढ़ के बड़े हुए हैं, क्या रिएक्शन है इस पर सरकार का? साहब, 2 लोगों ने यह चैप्टर लिखा था, उन 2 लोगों को अब कभी हम कोई काम नहीं देंगे, यह रिएक्शन है सरकार का। 2 लोग, पूरे देश में करोड़ों बच्चे जो सिलेबस पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर पढ़ने वाले, वो 2 लोगों ने लिख दिया था। बड़ा एक लंबा मेरे पास आर्टिकल में पढ़ना टाइम नहीं है, कितने लेयर से गुजरता है एनसीईआरटी का सिलेबस। पहले यह तय होता है कि क्या फ्रेमवर्क की क्या पढ़ाना है, उसमें फिर बात होती है कि अच्छा इसमें कौन किस सब्जेक्ट को जगह देनी है, फिर उस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से एक्सपर्ट हैं। ऐसा भी नहीं कि 2 एक्सपर्ट ढूंढ लिए तो 2 एक्सपर्ट जो लिख देंगे वो उसके बाद उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होती है। ऐसे ही नहीं छप जाता एनसीईआरटी में कुछ भी। तो ये कैसे छप गया, और छप गया और इस पर सरकार नाराज है। ऐसे ही यूजीसी की गाइडलाइन भी आ गई थी और सरकार को पता नहीं था, और ये सब शिक्षा मंत्रालय में हो रहा है। तो ये अजीब सी बात है। इस पर एक रिएक्शन जो है, 2 रिएक्शन है, वैसे तो मेरे पास टाइम कमी है, छोटा छोटा तो सुनाता हूं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का भी है और एक रिटायर्ड जस्टिस का भी है, दिखा दीजिए दोनों। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूं। जैसे ही मेरे को पता चला 2 दिन पहले, एनसीईआरटी को मैंने तुरंत निर्देश दिया, सारे किताबों को विड्रॉ किया जाए, उसको रद्द किया जाए। चैप्टर में क्या गलत लिखा गया, कोई ये तो बताए ना कि इस चैप्टर में ये गलत लिखा गया है। अगर करप्शन नहीं है जुडिशरी में और लिख दिया गया है कि करप्शन है, तब तो समझ आता है। जुडिशरी की करप्शन तो अब ओपन है। वो जस्टिस वर्मा का केस इतना प्रोमिनेंट केस है कि अब केंद्र मंत्री जी जो है वो कह रहे हैं कि मुझे जैसे पता लगा हमने एक्शन लिया, हम विड्रॉ कर रहे हैं। जस्टिस ढींगरा दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस रहे हैं और बहुत वोकल हैं जुडिशरी में करप्शन के खिलाफ। इन्होंने कहा, अभी हवाला दिया, वो जस्टिस यशवंत वर्मा वाला तो केस तो है ही जिसमें कागज के ढेर जो है, नोटों के ढेर जले हुए मिले थे। वो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या गलत हुआ। सरकार डिफेंस कर रही है, सरकार नाराज बताई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट हंटर चला रहा है। सुबीर जी, ब्लैंकेट बैन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीईआरटी ने गोली चला दी है, न्यायपालिका लहलुहान है
और ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया। कोर्ट को ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इस मामले को हम हल्के से नहीं लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। जी। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत मतलब कैबिनेट में गुस्से में कहा कि कौन है इसके पीछे, मतलब इस तरीके से चीजों पता को कैसे लिया नहीं लग रहा है सरकार को कौन है, कैसे हो जा रहा है सरकार की सरकार ने बोला है कि जांच करने के लिए सर बोला है। समय बिल्कुल इतना बहुत क्विक पॉइंट सर। हास्यास्पद है ये जो सब्जेक्ट वगैरह लिखते हैं जो लोग होते हैं, ये सब तय होते हैं भाई, शिक्षा मंत्रालय करता है, शिक्षा मंत्री की जानकारी में होता है। उसके बाद कह रहे हैं हम पता करेंगे, कौन से करेंगे? अब ये बड़ा रहस्य का हो जाता है। और ऐसी अगर चीजें हो रही हैं, मैं तो पहले समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर आपके अंदर था नहीं, जरा सा स्टैंड लेने, अगर गलती से हुआ तो भैया इतनी गलती कर रहे हो तो ये खतरनाक है, और बिना गलती के हो तो उस पर बात करते कि हम इस वजह से हमने किया था, दोनों ही बड़ा विचित्र है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं उस जंग की जो शुरू हो चुकी। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया और अब ये ओपन वॉर है, अब ये जंग है। पाकिस्तान ने भी दोबारा हमला किया अफगानिस्तान पर, और अफगानिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के एक चेक पॉइंट और 19 चौकियों पर पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है। मतलब 19 पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट उसके कब्जे में है। अफगानिस्तान की फोर्सेस की इस कार्रवाई में दावा किया जा रहा है कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये छोटा नंबर नहीं होता, 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा तालिबान कर रहा है। अफगानिस्तान की फोर्सेस का यह भी कहना है कि उन्होंने 23 पाकिस्तानियों के शव भी अपने कब्जे में लिए हुए हैं, और ये वो शव हैं जो मुनीर की फौज छोड़कर भाग गई थी। अफगानिस्तान यह भी कह रहा है कि उसने एक पाकिस्तानी टैंक, एक मिलिट्री व्हीकल और इसके अलावा कई हल्के और भारी हथियार भी कब्जे में लिए हैं। अफगानी फोर्सेस ने पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 को गिराने का दावा भी किया है। अफगानी कमांडर्स के हवाले से सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि यह कार्रवाई अफगानी एयर स्पेस में पाकिस्तान के घुसकर हमला करने के बाद जवाब के तौर पर की गई है, और यह फाइटर जेट किस जगह पर गिरा है इसकी लोकेशन अभी डिस्क्लोज नहीं की गई है। अफगानी फोर्सेस ने खोस्त में पाकिस्तान की 4 पोस्ट को आग लगा दी। खोस्त के अलीशर और झाजी में 4 पोस्टों को अपने कब्जे में ले लिया। यह बात पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके के प्रवक्ता ने खुद कबूल की। इस पोस्ट से अफगानी सैनिकों में भारी तादाद में अफगानी फोर्सेस ने पाकिस्तानी हथियार भी अपने कब्जे में लिए, और दावा तो यह भी किया जा रहा है कुछ जिंदा सैनिक भी अफगानिस्तान के कब्जे में हैं। कुछ तस्वीरें लेकिन मैं शुरुआत में आपको दिखा रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी तक तो यह पाकिस्तान ने हमला किया, फिर छुटपुट जवाब दिया था, अब यह खुली लड़ाई शुरू हो चुकी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए, अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए, या अल्लाह। जो क्या कह रहा है, अफगानी लोग बंदे उठा के ले गए, हमारे लोगों को उठा के ले गए, मतलब पाकिस्तानी सेना के लोगों को उठा के ले गए, ये दावा किया जा रहा है। इस पर 2 बयान भी है मेरे पास, एक अफगानी कमांडर का भी बयान है, और पाकिस्तान के टीवी पर जो वहां की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं। पहले अफगानी कमांडर की बात सुना दीजिए। لکه څنګه چې تاسو معلومه ده نن د جمعې شپه په 8 بجو باندې انتقامي عملیات په ذکر خوا د پاکستانیانو په د ملیشو په پوسټو باندې شروع سو. تازه جزئیات دا دي چې تر دې دمه په مشرقي زون کې 12 پوسټې د دشمن مکمل تخریب شوي دي او مجاهدین ورته ځینې پوسټو ته ور اچولې ده. 12 پورې جسدونه د مجاهدینو لاس ورغلي هغه انتقال کړي دي. سره همدغه رنګه په نورستان ولایت په ځینو ساحو کې د دشمن په پوسټو باندې درنه جګړه اوس هم روانه ده. अब सुनिए पाकिस्तान के मंत्री की बात, वो कह रहे हैं पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा, हम तैयार हैं। वो समझते हैं कि वो इस तरह की प्रॉक्सी से पाकिस्तान से के साथ कोई चल सकते हैं, तो नहीं, ये प्रॉक्सीज उन्हें ये खत्म होंगी, नहीं तो फिर इनको चलाने वालों के तक हम जाएंगे और जा रहे हैं। ये अब नहीं चलेगा, ये हमें मंजूर नहीं है। अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैजुअलिटी नहीं हुई हमारी साइड पे। इनको गलत फहमी, ये बिल्कुल गलत कैलकुलेट कर बैठे हैं, और इन्हें इस जो गलत इनका कैलकुलेट करके इन्होंने ये काम किया है, इसका जवाब मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत लंबी देर, आज की रात ही बताएगी कि जवाब किस तरह का होता है। अच्छा, द हाईएस्ट लेवल आप लोग बैठे हुए हैं, अस्करी क़यादत है, इसको हम किस तरह देख रहे हैं? हम इसको एक बॉर्डर कॉन्सेंट्रेशन के तौर पे देख रहे हैं कि हम इसको एक
प्रॉपर जंग के तौर पे देख रहे हैं? नहीं, अभी हम तो बिल्कुल इसे ये बॉर्डर पे इस तरह की सूरत हाल है, वो अल्लाह रहम करे, क्या ये जंग करेंगे और ये लेकिन जंग इसका जवाब, भरपूर जवाब आप कह रहे हैं कि अगले चंद घंटों में इनको दिया जाएगा। जवाब दिन निकलेगा तो दुनिया देखेगी कि जवाब कैसा होता है। ये रात इनको पता चलेगी कि किस तरह की बात के बाद फिर जवाब देने वाले कैसा जवाब देते हैं। ये बिल्कुल गलत फहमी में है, इनकी गलत फहमी आज रात ही इंशाल्लाह निकल जाएगी। और वजीर आजम और फील्ड मार्शल वो मुकम्मल राब्ते में होंगे, आई एम श्योर। डेफिनेटली। ये एक्चुअली इनके डिप्टी वो हैं, डिप्टी होम मिनिस्टर कह लीजिए, वो जो राज्य मंत्री होते हैं वो हैं ये, और ये कह रहे हैं आज की रात बताएगी और आज की रात ही दुनिया देख लेगी। रात तो बीत गई, क्या दिखा हमें तो यही दिख रहा है कि उनकी अफगानिस्तान ने चौकियां जो हैं वो कब्जे में कर ली हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने कार्रवाई की होगी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने भी वहां पर उनके तालिबान को जवाब दिया होगा, मारा होगा, लेकिन सवाल असली वो है जो इनके जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये बॉर्डर क्लैशेस कहूं मैं कि इसको वॉर कहूं, क्या मानते हैं सर? बॉर्डर क्लैशेस और वॉर के बीच की बात है, क्योंकि जिस तरह से तालिबान लड़ाई लड़ता है, हम लोग रोजाना चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ सीधे वॉर में अफगानिस्तान भले ही कमजोर हो, लेकिन वो उनको परेशान करने के लिए उससे निपटने में बहुत काबिल है। और वो जो आदतन लड़ाका है वो पाकिस्तान को परेशान किए हुए हैं। और सेना की चौकियों पर कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो सेना की चौकियों पर पहुंच जाएंगे, वो पाकिस्तानी पोस्टें छोड़ के भाग जाते हैं, पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं वो। तो अब वो वॉर, ये तो पाकिस्तान की कमजोरी है कि वो कह रहे हैं कि रात को जवाब देंगे, सुबह जवाब देंगे। किसने मना किया है? आपसे पूछ कर देना है क्या उनको जवाब? तो इसलिए वहां पर पाकिस्तान परेशान, मैं उस पर हैरान हूं। मतलब अफगानिस्तान की जो ताकत है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है, यदि जंग के तौर पर देखें। आप इसको वॉर की तरफ पहुंचने की तरफ है, लेकिन अब पाकिस्तान कितना उस लड़ाई को कैसे पहुंचता है, और अमेरिका उनकी, इसमें अमेरिका को बार बार ध्यान रखें कि अमेरिका इस लड़ाई को किस तरह तक अफगानिस्तान पर कब्जे तक पहुंचाना चाहता है। अमेरिका चाहेगा कि ये फुल ब्लोन आउट हो जाए, बिल्कुल खुली जंग। बिल्कुल। समीर जी, कोई खबर इससे जुड़ी हुई? पाकिस्तानी पिट रहे, दौड़ा के मारा है पाकिस्तानियों को। मतलब पाकिस्तान 22 फरवरी को जो अफगानिस्तान ने जो ट्वीट किया था, पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद जो अफगानिस्तान का बयान आया था कि इसका बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, पाकिस्तान किसी मुगालते में ना रहे। और मुझे लग रहा है कि उसका जवाब रात को उन्होंने जिस तरीके से दिया है कि पाकिस्तान के सैनिकों को दौड़ा के मारा, और जो कह रहे हैं कि 55 सैनिक मारे, कई सैनिक बंधक है उनके पास, कई बॉडियां वहां पर पड़ी हुई, और जिस तरीके से 19 से 20 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। भले ही अफगानिस्तान के पास हवाई सेना नहीं है, लेकिन उनके पैदल सैनिक भी किसी हवाई सैनिक से कम नहीं है। जिस फुर्ती से वो तेजी से क्षेत्र के अंदर घुसते हैं, मारकाट मचाते हैं और लौट कर आ जाते हैं, वह उन्होंने उस रात को दिखाया। एक बात अभी जो ये कह रहे थे इनके मंत्री, जो टीवी पे बोल रहे थे कि इनके सारे दावे तालिबान के झूठे हैं, हमारे कोई बंदे नहीं मारे गए, हमारे कोई बंदे इनके कब्जे में नहीं है। अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, वीडियो जारी किया, कतर ने छुड़वाए तालिबान से 3 सैनिक, वीडियो जारी हुआ, उसका प्रॉपर वीडियो जारी हुआ। पिछली बार जो हुआ था उसमें 3 सैनिक पकड़ के ले गए थे, तब से इनके पास थे। और इसके भी उन्होंने रिकॉर्डिंग करी है। कल उनका जो प्रवक्ता, उनका बयान आ रहा था कि हमने रिकॉर्डिंग कर ली है और सारी रिकॉर्डिंग हम दुनिया को जारी करेंगे कि पाकिस्तान ने कैसे सैनिक हमने गिरफ्तार कर लिए। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए अब समय बुरा शुरू हो गया है। अब मुझे लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को बुरा सबक सिखाने वाला है। चलें आगे बढ़ते हैं। एक खबर भारत में इस वक्त बड़ी इसकी चर्चा हो रही है, वो मैं आपको बता दूं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ये भारत पहुंचे। ये हार्वर्ड लुटनिक है, शक्ल आपको याद आ गई होगी। ये कौन है? आप, ये वहां के कॉमर्स मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल जी से मिलना है, इनके समकक्ष हैं ये। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स को जब अमान्य घोषित कर दिया गया, उसके बाद हार्वर्ड लुटनिक का भारत दौरा हो रहा है। ये बहुत क्रूशल है। दिल्ली में उन्होंने भारत के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात भी की है। अब हमारे यहाँ सवाल पूछा जा रहा है, ट्रेड डील कैंसिल होगी कि नहीं होगी। लगातार कांग्रेस जो है वो कह रहा है कि मांग कर रही है, राहुल गांधी मांग कर रहे हैं ट्रेड डील को निरस्त करे प्रधानमंत्री मोदी। मैं उनको चुनौती देता हूं। हमारा जो डेलीगेशन जाने वाला था अमेरिका, वो नहीं गया, उसने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। उन्हीं तारीखों में जो मीटिंग अमेरिका में होनी थी, उन्हीं तारीखों में हार्वर्ड लुटनिक भारत आ जाते हैं। हार्वर्ड इस मामले में हार्वर्ड लुटनिक से ऊपर कोई नहीं है। पीयूष गोयल जी है ना मेन आदमी, उधर भी मेन आदमी यही है। इस आदमी का बयान याद कीजिए आप, क्या कहा था इसने कुछ महीनों पहले? वही बात कहा था, मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, इसलिए कागज पे डील तय थी, बस एक फोन करना था मोदी को, ट्रंप को। फोन नहीं आया और ट्रेड डील नहीं हुई। और ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाला आदमी आज भारत आ रहा है चल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या हो रहा है, अमेरिका हमसे क्या चाहता है? वो ट्रंप का मुझे वो वाला पोस्ट भी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था, डोंट प्ले क्यूट विद मी। कुछ देश हैं, दे आर ट्राइंग टू प्ले क्यूट विद मी, मेरे साथ नहीं चलेगा।
वो लोग जिन्होंने लगातार अमेरिका को लूटा है, तो लोगों ने कहा ये भारत की बात कर रहे हैं। फिर हार्वर्ड लूटने का दौरा, क्या बता रहे हैं त्रिपाठी जी? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि अमेरिका के लिए अपने हित में जो डील का हिस्सा है उसको बचाना बहुत प्राथमिकता के तौर पर। जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अब 10% का टैरिफ रह गया, और अभी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो बड़ी रोचक रिपोर्ट है कि दुनिया के वो सारे देश जो अलग अलग, जिसको कहें कि जो लग रहा था कि बहुत भारी पड़ रहा है, तो वो सबके लिए फायदे का हो गया। उसमें ब्राजील भी एक नाम है। भारत के लिए जो कहा जा रहा था कि जिस तरह की ट्रेड डील भारत कर रहा है उसमें कौन सी चीजें हैं जो हित में होंगी, अब ये समझ में आ रहा है कि अब दबाव अमेरिका पर पहुंच जा रहा है। और मैं जो एक लगातार एक जो लिस्ट की बात करता हूं ना, कि स्मार्टफोन हो, डायमंड हो, फ्यूल हो, जितने और तरह की चीजें हैं, वो सब की सब वैसे ही उससे बाहर हैं, यानी उनके ऊपर टैरिफ नहीं है। अब अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी यहां हैं, तो जाहिर है कि वो ये चाहेंगे कि कोई एक ऐसा रास्ता निकले जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतर और 150 दिन की डेडलाइन में उस ट्रेड डील को फाइनल करें, जिससे कि उनका भी ये लगे, जो ट्रंप बार बार एक बड़बोलापन दिखाते हैं, कहते हैं कि हमने ये कर लिया, लेकिन दबाव अब शिफ्ट हो गया है अमेरिका की तरफ। अच्छा, और अब ये हमसे ये चाह रहे हैं कि भाई आप बैकआउट मत करना, आप बैकआउट मत करो, डील को फॉर्मलाइज कर दो, क्योंकि डील पर सहमति बनी। डील क्या होगी ये तो अभी नहीं हुआ था ना, और डील कैसे होगी, किन किन आर्टिकल्स पर होगी, कितना होगा, लेकिन अब कैसे भाई, जब ये नहीं पता किस उत्पाद पे क्या रेट लगाना है, तो क्या डील करेंगे? नहीं, डील पर सहमति तो ये हो जाती है ना कि ब्रॉडर ये एरिया हम छोड़ेंगे, इस पर लगाएंगे, ये तो सहमति है। हाँ। अब उसको टैरिफ में आप कितनी चीजें लेकर आएंगे, कितना उस पर परसेंटेज रखेंगे, उस पर आप बातचीत करते हैं। जैसे ईयू में वो बातचीत हो चुकी है। ईयू की जो ट्रेड डील है उसमें आर्टिकल ट्रेड डील ये हार्वर्ड लूटने का विजिट अमेरिका की गरज बता रहा है। अमेरिका के ऊपर भारी दबाव है, उसको अपनी ट्रेड डील भारत के साथ करनी है, क्योंकि दूसरे मार्केट ईरान और के ऊपर जो जंग के हालात बने हुए हैं, उसकी मैं आपको एक खबर बता रहा हूं। शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। यह तस्वीर आपको इस जंग की वजह, ईरान के हालात, रेडिकलाइजेशन किसको कहते हैं, इस्लामी अतिवाद क्या होता है, एक छोटे से वीडियो ने सब बता दिया। ये आयतुल्लाह अली खामेनेई हैं, सर्वोच्च नेता हैं ये ईरान के। एक छोटा सा बच्चा इनके पास जाके क्या कह रहा है, छोटा सा, कितनी उम्र होगी इस बच्चे की, 10 साल, 10 साल का बच्चा, ये कह रहा है मैं शहीद होना चाहता हूं। आयतुल्लाह के सामने ये कह रहा है मैं शहीद होना चाहता हूं, मुझे भेज दो जंग पे। और वो क्या जवाब देते हैं, उनका जवाब ठीक था, यार तुम पढ़ो लिखो, साइंटिस्ट बनो, देश के इस्लाम के काम आओ, और 80-90 साल के हो जाओगे जब, तो शहीद हो जाना। जवाब में प्रॉब्लम नहीं है, वैसे जवाब में भी प्रॉब्लम है, शहीद क्यों होना। बच्चा कह रहा है 10 साल का, मुझे शहीद होना है। सुन लीजिए। شما اول بزرگ بشین، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونین و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین. یه 80-90 سالم عمر کنین، بعدم شهید بشین. प्रोफेसर साहब, यही है ना मूल, यही है ना मूल, यही है। चूंकि दीन की शिक्षा का ये अनिवार्य हिस्सा है, और इस बच्चे को कोई ऐसे तो एकाएक तो किसी घर में भी, घर ने तो नहीं पढ़ाया होगा, घर तो कोई अपना माँ अपने बच्चे को शहीद होने के लिए नहीं बताया होगा, या हो सकता है कि पिता को ही इतना इंडोक्ट्रिनाइज किया गया हो, माता भी उतना ही इंडोक्ट्रिनाइज हो, तब जाकर के बच्चे में ये हो सकता है कि इस प्रकार का जज्बा पैदा हो जाए कि वो अपने जीवन को खत्म करने के लिए, शहादत को, डेथ को ग्लोरीफाई किया गया है इतना। देखिए, वही तो इसीलिए कर रहा है बच्चा। वही मैं क्या कह रहा हूं, वही चूंकि उसको मदरसे की शिक्षा में यही मिला होगा, और वो आकर के निश्चल मन भाव से उसको लगा होगा कि भाई इससे तो जन्नत मिलती है, बाल मन से। तो बाल मन जो है वो हमारे राइट विंग में भी बाल मन है, तो वो जाकर के उन्होंने बोल दिया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं जो हो क्या रहा है अभी जंग के फ्रंट पर। अमेरिका और ईरान के बीच 30वें राउंड की बातचीत पूरी हो गई है। अब इसमें बड़ी क्लैरिटी आई है थोड़ी कि अमेरिका क्या चाहता है और ईरान क्या कह रहा है। अमेरिका ने अब साफ साफ ये कह दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई है, कि परमाणु समझौता करना पड़ेगा, और नहीं करेगा ईरान तो हमला होगा। अब परमाणु समझौते में क्या होगा, बड़ी क्लियर कट डिमांड सामने आ गई है अमेरिका की और इजराइल की। इनके 3 बड़े परमाणु संयंत्र हैं, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। इन तीनों को पूरी तरीके से शट डाउन करे ईरान, ये पहली मांग है
यूएस और इजराइल की। इसके अलावा उसके पास जितना एनरिच्ड यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम है, वो सारा का सारा स्टॉक जो है वो अमेरिका के हवाले करे, 1 ग्राम भी अपने पास नहीं रखेगा। तीसरा, किसी भी तरीके के एनरिचमेंट पर फुल बैन, आजीवन बैन। आज के बाद ईरान कोई यूरेनियम एनरिचमेंट करेगा ही नहीं, यह तीसरी डिमांड है। इसको आप, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कुछ बोला है इस पर। अच्छा, वो ये बता रहे हैं क्योंकि ईरान बार बार ये कहता है ना कि भाई हमारे तो सिविलियन यूज के लिए, मुझे तो हथियार बनाना ही नहीं है, बम बनाना ही नहीं है, तो वो उसका जवाब दे रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए हुए हैं, जिनके पास बॉम्ब नहीं है। उनकी तरह करो ना, ये जमीन के 500 फीट नीचे जाके क्यों आपको यूरेनियम रखना है? जमीन के ऊपर रखो। सारे रिएक्टर जमीन के ऊपर हैं, भारत में भी जो भी बने हुए हैं सब जमीन के ऊपर बने हुए हैं, क्यों आपको ऐसे चोरी छुपे काम करना है? सुनिए। The fact that they insist not just on enrichment, but on enrichment in locations located inside of mountains is, I think you would have to lack common sense to not know what that means or what that could mean. If in fact what you're interested in is a peaceful nuclear program, you can do it like most of the countries in the world do it, which is they have above ground reactors and they import the fuel. We have deals now to do that with countries. You're building missiles that could potentially carry warheads. That doesn't sound to me like someone who's a country that's not interested in building weapons. So it's not just the rhetorical, it's the actions that back the rhetoric. अब ये पहली बार थोड़ी बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये तब से टॉस इधर से टिकटॉक चल रहा था। ये कहते तुम बम बनाओगे, हम नहीं बनाने, वो कहता है मुझे बम बनाना ही नहीं है। ये क्लियर बात रूबियो ने कही। दुबई सिविलियन यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, बिहेव लाइक अदर कंट्रीज, जैसे बाकी देश करते हैं। यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं हम भारत यूरेनियम इंपोर्ट करता है, हमारे पास यूरेनियम के बहुत भंडार में थोड़ी है, लेकिन हमें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए तो हम यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं तुम भी इंपोर्ट करो, क्यों ये 500 ग्राम 700 किलो 700 किलो तुम्हें अपने घर में रखना है, वापस दे दो हमको, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये जंग, ये ईरान ने इसको रिफ्यूट कर दिया, बिल्कुल सीधे साफ तौर पर कहा ये शर्तें तो मान ही नहीं सकते। तो अब क्या बचा? अब लड़ाई बची। अब ईरान अमेरिका पर कब हमला करेगा, यही सवाल है, क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच तीसरे दौर की बातचीत बिना किसी ऐलान के साथ खत्म हो गई। इतना जरूर कहा गया है कि हम चौथे दौर की बातचीत इसी हफ्ते दोबारा शुरू करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अरागची जो हैं, उन्होंने अब इसे अब तक की सबसे गंभीर और लंबी बातचीत जो है वो बताया। अगले खबर पर आ जाइए। अब इजराइल क्या कर रहा है इस बीच में? इजराइल हिजबुल्लाह को मार रहा है। क्यों मार रहा है? वो इसी से जुड़ा हुआ है। वो अभी ये सुनिश्चित कर रहा है कि अगर एक बार ईरान से झगड़ा हुआ तो ये हिजबुल्लाह, हमास, हाउती, ये सब कूद के आएंगे ईरान के बचाव में। तो वो पहले से ही इनको पीट के कमजोर कर रहा है कि ये इस लायक ही ना बचे कि मेरी जो असली लड़ाई है उसके बीच में ये कुछ मुझे डिस्टर्ब कर सके। तो इजराइल कैसे बॉम्बिंग कर रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। हिजबुल्लाह वाले शॉट्स होंगे वो चला दीजिए। ये तो रिफ्यूलिंग जो फ्यूल टैंकर्स वगैरह वो एयरक्राफ्ट है, ये सब आ रहे हैं। आपके पास हिजबुल्लाह के ऊपर हमले की तस्वीरें होंगी, वो दिखा दें। एक और इंटरेस्टिंग खबर आई है, ये जो आप देख रहे हैं, इजराइल में तैयारी चल रही है कि अगर जंग हो गई तो अस्पतालों में जो इतने पेशेंट हैं इनका क्या करेंगे? इन सारे पेशेंट्स को अंडरग्राउंड शेल्टर्स में शिफ्ट करने की तैयारी इजराइल में हो रही है। ये सारी खबरें ये बता रही हैं कि आप जंग के दरवाजे पे पहुंच चुके हो, बस दरवाजा खुलना बाकी है। सारी तैयारी हुआ। ये जो वो जो हिजबुल्लाह के ऊपर हमला हो रहा है, ये उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हो। तो प्रोफेसर साहब क्या निष्कर्ष है? देखिए, मैं जो अभी तक कल जो रात में निकल करके वार्ता के बाद कल ही रात में मैंने देखा था कि ये टेलीविज़न स्क्रीन पर ये खबरें आ रही थी कि बातचीत जो है वो बेनतीजा निकला है। और इसके बाद मुझे लगता है कि जो युद्ध है उसकी गुंजाइश ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो शर्तें ट्रंप थोपना चाहते ईरान पर, कोई भी स्वाभिमानी देश उसे मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है सर, तो आप मतलब ईरान ने रिजेक्ट भी कर दिया, लेकिन ये कहा चौथे दौर की बातचीत हम अभी जल्द शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चलता है। जो हम लोग सोच रहे कि अब कल युद्ध होगा, आज युद्ध होगा, मुझे नहीं लग रहा कि युद्ध अभी भी होगा। अच्छा। चौथे राउंड की बातचीत होगी। उस बातचीत इतनी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं कि उस पर बहुत स्टेप्स होते हैं। अब तो बड़ी क्लियरली अपनी डिमांड्स अमेरिका ने बता दी और ईरान ने रिजेक्ट कर दी। उससे क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए तो बातचीत होती है। एक बार रिजेक्ट कर दी, अब जब चौथे राउंड की बात होगी तो बोले अच्छा ठीक है, अब इसमें से क्या बातचीत की जा सकती है। आप अभी भी जो कह रहे हैं, अभी भी आप मानते हैं कि जंग अभी थोड़ी दूर है? ओके, चले। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। आप कहेंगे हमें मालूम है, तो फिर नया क्या है वो आपको बताते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत के जवान एक जबरदस्त वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना भी जिसमें शामिल है। बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास चल रहा है थार के रेगिस्तान में। भारत की वायु शक्ति आप देखिए, सेना भी पूरी तरीके से लगी हुई है इस वॉर एक्सरसाइज में।
इस वॉर प्रैक्टिस में हथियार जो हैं अलग अलग किस्म के वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, टेस्ट किए जा रहे हैं। 120 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, जंगी जहाज शामिल हैं इसमें। देश की सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद आज पोखरण फायरिंग रेंज पहुंची और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उन्होंने उड़ान भी भरी है। LCH में उड़ान भरने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति है। LCH प्रचंड पहला स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये भी मैं आपको बता दूं। अब आते हैं इस वॉर एक्सरसाइज की बात, जिससे पाकिस्तान पानी पानी हो रहा है। मैं आपको 2-3 बयान सुनाऊंगा और आपने कब भारत के जनरल को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, आप खुद याद करेंगे। 2 कोर वेस्टर्न फ्रंट पर है हमारी। 2 कोर के GOC सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर, इन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के पास अपनी सैनिक आवश्यकताओं के लिए चीन पर निर्भर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चीनी उपकरणों से किसी भी बड़े आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना नहीं किया गया। युद्ध में टेस्टेड ही नहीं है ये, क्योंकि सवाल हुआ था उनसे कि ये चीनी हथियार पर लड़ता है पाकिस्तान। उन्होंने कहा चीनी हथियार इज नॉट वॉर टेस्टेड। और दूसरी बात, सेना के सामने वाले के पास क्या हथियार है ये देख के युद्ध में नहीं जाती। हमें नहीं फर्क पड़ता उसके पास किसका हथियार है, मुझे मालूम है मेरे पास क्या है। सुनिए। इस बार सिंदूर में हमने बहुत ही एक छोटा नमूना दिया था पाकिस्तान को, बहुत छोटा नमूना। और आप लोगों को मालूम होगा कि सिर्फ 4 ही दिन में पाकिस्तान के घुटने उन्होंने अपने टेक दिए थे और किस तरह से उन्होंने हमारे DGMO को कॉल किया कि हम ये युद्ध बंद करना चाहते हैं। और ये बहुत ही छोटा उदाहरण था। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये स्ट्राइक कोर की ऑपरेशन भी जो आपने देखी, बड़ा एक छोटा सा उदाहरण था। इसका उद्देश्य ट्रेनिंग था। कह रहे हैं तो हमने ट्रेलर दिखाया है अभी, और आगे कुछ करेगा, और उसमें भी घुटनों पे आ गया, तो आगे कुछ करेगा तो आप सोच सकते हैं अगली बार हमारा जवाब बहुत करारा होगा। अब इन्हीं का लेफ्टिनेंट जनरल साहब का जो है, इनका एक और बयान आपको सुनाता हूं। इन्होंने कहा सिंदूर 2 जारी है, दुश्मनों को जमीन, आकाश, समंदर, किसी तीनों जगह तबाह करने की, किसी भी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने की हमारी पूरी तैयारी है। चाहे जमीन पे हो, आसमान में हो, चाहे समंदर में हो, उसका क्या अंजाम होगा यह पाकिस्तान जानता है। सिंदूर 2 जारी है, और मैं जारी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे CDS साहब, हमारे चीफ साहब, इन सब ने मेरे ख्याल से ये विख्यात है सब आपके बीच कि सिंदूर 2 की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा। और ये ऑपरेशन किस तरह से अनफोल्ड होगा ये आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितना नुकसान दुश्मन को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का नुकसान, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे एयर पे हो, चाहे सी पे हो, उसको अंजाम देने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अब आप सुनिए, वेस्टर्न कमांड के हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मतलब वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत बड़ा सबक पाकिस्तान को सिखाया था, और अगर उसको यह सबक अभी भी समझ में नहीं आया है तो, और वो अपने इंटरनल कारणों की वजह से पाकिस्तान अगर फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है तो हमारा रिस्पांस कैसा होगा इसकी कल्पना उसको नहीं हो सकती। हमारा मानना है कि वो हमसे लड़ाई लड़ने की क्षमता उसके पास नहीं है। हमारी तैयारी जारी है और हमको तैयारी रखनी है। हमने उसको बहुत तगड़ा सबक सिखलाया, पर अगर उसको ये सबक समझ में नहीं आया और अपने इंटरनल कारणों से वो फिर लड़ाई के हालात पैदा करता है तो हमको फिर और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना होगा। The response will be stronger than what we have done in Op Sindoor. How much we respond, till what level we go, it all depends on the situation prevailing on that particular day, on that particular time. But we are very sure that we have to respond harsher than what we have done last time. इससे साफ क्या बोल सकते हैं, इससे क्लियर क्या बोल सकते हैं सेना के हमारे जनरल? जो पिछली बार किया उससे बहुत ज्यादा घातक जवाब अगली बार दिया जाएगा, और ये लगातार एक प्रेशर बनाए रखने की टैक्टिक। अभी मारा पाकिस्तान को, अब उसको लगातार घूर के देख रहे हो कि तू उठना नहीं, दोबारा कुछ नहीं करना, अभी 1 मारा है अब 4 मारूंगा। ये बातें सेना कह रही है, इसका इंपैक्ट अलग किस्म का है। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह की तैयारी भारत की है वो अकल्पनीय है कई मामलों में। ये 2 कोर के आपने जो एक ट्रेनिंग हुई उसकी बात आप कर रहे हैं, लेकिन लगभग सभी बॉर्डर पर पिछले करीब 3 साल से, और शायद यही वजह थी कि ऑपरेशन सिंदूर में हम वो सफलता हासिल कर पाए,
ऑपरेशन सिंदूर में जो कोऑर्डिनेशन था उसने भी भारत की क्षमता को एक बहुत अच्छे से दुनिया के सामने रखा है, क्योंकि हम कई बार ऐसी लड़ाइयों में हम कोऑर्डिनेशन के मामले में मात खाए हैं। वो हमारे जो पुराने इतिहास हैं उसमें भी अगर सबक लें तो ये मुश्किल हुई है, तो हमारी वो क्षमता बहुत बड़ी है। दूसरा, जब हम ये कह रहे हैं कि बार बार हमारे कमांडर्स कह रहे हैं कि देखिए सीडीएस ने ये कहा था, हम ये करके दिखाएंगे, तो इसका दूसरा मतलब भी होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये तैयारी कोई हवा में कर रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान जिस तरह से चोट खाया हुआ है वो कभी भी रिटेलिएट कर सकता है। एजेंसीज से जो इंटेल आते हैं उसके आधार पर हमारी तैयारी है, और जो कुछ हम दुनिया से खरीद कर रहे हैं, चाहे वो बाहर से खरीद रहे हैं या फिर हम अपनी आत्मनिर्भर भारत के तहत तैयारी कर रहे हैं, पाकिस्तान को लेकर हम बहुत सजग हैं, सतर्क हैं। और अगर इस बार कुछ हुआ तो जिसको ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 कहा जा रहा है, वो सचमुच न भूतो न भविष्यति होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना। अब मैं आपको देखें, आपकी तैयारी को दुश्मन भी मॉनिटर करता है। आप क्या कर रहे हैं ये पाकिस्तान नहीं देख रहा है, देख रहा है। अभी पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक कितने हथियार या उपकरण खरीदे जा चुके हैं या ऑर्डर दिए जा चुके हैं, इसकी अगर आप कोई बिलिंग करेंगे ना तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। इसकी थोड़ा सा 2 कोर का मैं बता दूं, 1971 में इसको जो ईस्टर्न कमांड के तौर पर डेवलप किया गया था, 85 से ये अंबाला में हेडक्वार्टर्ड है, तो ये स्ट्राइक कोर के तौर पर ही है। और मूल रूप से हमला करना, आक्रामक तौर से कब्जा करना, दुश्मन को परास्त करना, उसके लिए अगर हम लोग ये भी बता पाए ना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमने कितने के हथियार या ऑर्डर वगैरह दिए हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग हो जाना। इस बीच में आपको पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट की, डिफेंस एक्सपर्ट की बात सुनाता हूं। वो ये कह रहे हैं कि अभी जिस लेवल पे इंडिया चला गया है तैयारी में, पाकिस्तान उसको मैच नहीं कर सकता, कुछ भी कर ले। तो अब उसी मजीद कैपेबिलिटी बिल्ड करने के चक्कर में अब आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के फौरन बाद अब 114 रफाल जहाज़ों की बात हो रही है। अच्छा, इसी टाइम के इर्द गिर्द वो ऑलरेडी जो है जो 26 नेवल जहाज हैं उसका वो ऑर्डर दे चुके हैं। पानी में भी वो चाहते हैं कि नेवल जो है वो उसकी 26 उसकी हो चुकी हुई है। अच्छा, 114 ये हो गया। अच्छा, फिर इन्होंने अपने भी वो ऑर्डर दिए हुए हैं, मतलब 180 तो उनके तेजा की जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन है उसके भी दिए हुए हैं। तो मतलब आप देखें तो ओवरऑल वो बड़ी मैसिवली इस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब वो जैसे उनका एक वो जहाज है जो अमेरिका से इन्होंने लिए हुए हैं, अब वो उसकी तरफ भी जा रहे हैं, जो P-8I है, ये एयर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, वो 6 मजीद खरीदने की कोशिश की। अच्छा, ये भी छोटा ऑर्डर नहीं है, $3 बिलियन का ऑर्डर है। हमारा तो टोटल बजट 8-9-10 बिलियन डॉलर है, वो $3 बिलियन की तो सिर्फ जर्मनी से सबमरीन्स खरीदने जा रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से उन्होंने उसकी बात भी हो रही है। अच्छा, जर्मनी से नहीं, $3 बिलियन के तो ये खरीदने जा रहे हैं अमेरिका से। इसके अलावा वो 8 से 10 बिलियन डॉलर की जर्मनी से 6 सबमरीन्स की निगोशिएशन इनके हो रहे हैं। तो एक मैसिव प्रोक्योरमेंट ड्राइव है, और मेरे ख्याल में उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ऐसी आप रीजन में एक प्रीपोंडेंट या एक ओवरवेलमिंग आपकी मिलिट्री कैपेसिटी बन जाए कि पड़ोसी जो है वो फिर वो हिम्मत ना कर सके। अच्छा, इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं? मेरे ख्याल में कामयाब पाकिस्तान के लिए मिलिटरीली तो मैच करना मुश्किल है। इतने लंबे बयान में इन्होंने ऑपरेटिव पार्ट लास्ट सेंटेंस में बोला, इसको मैच करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकता। उन्होंने खुद बताया हमारा कुल बजट कितना है। कल यूएन में बताया था हमारे राजदूत ने कि जितना तुम्हारा $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज है, जिसकी वजह से देश तुम्हारा अभी तेल भी खरीद पा रहा है, उससे डबल हम कश्मीर में खत्म कर देते हैं। इसको मैच कहां करोगे? एक कुछ डेटा मिला सर? ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 लाख करोड़ का हम लोगों ने 2 लाख करोड़ का ऑर्डर दे चुके हैं। 2 लाख करोड़ का हथियार, जहाज सब मिला के। ठीक है, और इसमें वो शामिल नहीं है जो राफेल को अभी राफेल अलग है, राफेल अलग, वो 1,36,000 करोड़ का तो अलग ही अकेला ही है, और सब चीज़ों को लेकर उसमें 2 लाख करोड़। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि भारत ऑपरेशन सिंदूर जंग में कर रहा है, वो तो ठीक है, क्रिकेट के मैदान में भी क्यों करता है? ये थोड़ी कि सब जगह आप पीटेंगे उनको, ऑपरेशन सिंदूर का मतलब नहीं है। और ये जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो ट्रेलर की बात हुई ना, ये इसलिए नहीं कह रहे कि 3 दिन में हमने 4 दिन में खत्म कर दिया। ट्रेलर की बात यह है कि भारत की जो फौज है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा उसमें इस्तेमाल किया गया था। एग्जैक्टली, नेवल को तो यूज ही किया ही नहीं था, सेना को, आर्मी को ये बयान जनरलों में चले ना, को अच्छी बात आप, क्योंकि वो अपने सब तो नहीं मैं आपको सुना सकता, टाइम नहीं होता। उसमें वो कह रहे हैं, एक जनरल कह रहे थे ये बात, अभी हमने जमीन, तुम्हारी जमीन पे नहीं आए थे हम, और नेवल भी नहीं, इस बार हमारी तैयारी है। वो अपने जवानों को कह रहे थे
कि आपकी तैयारी होनी चाहिए दुश्मन की जमीन पे पहुंचने की, दुश्मन की जमीन पकड़ने की। तो ये है असली चीज, और ये तो खुली हम बातें जो हैं वो हो रही हैं। आप क्रिकेट की बात करना चाह रहे थे, चलिए तो क्रिकेट की बात कर लेते हैं। एक तस्वीर आपको S-400 वाली तो दिखा दूं मैं, हाँ वो अच्छी तस्वीर है, वो दिखा रही है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार S-400 को ऑपरेशन में दिखाया। ये देखिए, ये जो लॉन्गेस्ट किल किया था ना ऑपरेशन सिंदूर में, S-400 ने 300 किलोमीटर दूर जाके मारा था उनके पाकिस्तान के जहाज को। वो नहीं, लेकिन कैसे ऑपरेट करता है S-400, वो पहली बार भारतीय वायुसेना ने दिखाया। दिखा दिए फुल स्क्रीन, शुरुआत से दिखा दिया। और ये उठा S-400 का लॉन्चर, ये हुई मिसाइल फायर और टारगेट हवा में ध्वस्त होगा। ये हुआ टारगेट, ये हुआ अब इसकी कोई काट नहीं है पाकिस्तान के पास। वो बयान भी मेरे पास एक और था, लेकिन समय कम है। अब आइए जरा क्रिकेट की बात कर लें। क्रिकेट बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, T20 वर्ल्ड कप, पूरी दुनिया में क्रिकेट की बात हो रही है। भारत ने एक हार के बाद बड़ी धमाकेदार वापसी की है और पाकिस्तान में मातम मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त उनकी हार से ज्यादा भारत की जीत की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान दूसरे देशों के रहमो करम पर बैठा है। आज पाकिस्तान इंग्लैंड की जीत की दुआ मांग रहा है। क्यों? आज न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच है। अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा, और अगर इंग्लैंड जीता तो पाकिस्तान की एक स्कोप बचेगा कि वो श्रीलंका को कल हरा दे। अब जी, तो अब इंडिया जो है वो अगला मैच जीत गया तो थ्रू, पाकिस्तान को अभी एक टीम के हारने का इंतजार करना पड़ेगा। अब आप देखिए वहां के लोग जो हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। टीम इंडिया ने ऐसा पावर हिटिंग खेल दिखाया कल कि रन रेट वन रेट के चक्कर से हम बाहर आ गए। भारत को अब सिर्फ एक जीत का इंतजार है, और पाकिस्तान को जीत के साथ साथ अपना मैच तो कल का जीत नहीं है, आज न्यूजीलैंड की हार भी उसको मनानी है। तो भारत की जीत पर पाकिस्तान में कैसे कॉमेडी शो ऑन हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूं। पहले एक आदमी को आप देखिए, वो कह रहा है मैं वो बंदे ढूंढ रहा हूं जो कह रहे थे कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, वो कहां है अब? सुनिए। और मुझे वो कुछ घंटे नहीं नजर आ रहे, जो कह रहे थे इंडिया बाहर हो गया और पाकिस्तान सेमीज में है। असली बात बताऊं, अब पाकिस्तान बाहर हो गया और इंडिया सेमीज में है। इसलिए कहता हूं, वक्त से पहले, टाइम से पहले अपनी औकात मत भूला करो। टाइम से पहले उछलो, पाकिस्तानी उछला ना करो। मोहम्मद आमिर भाई रहा ना, क्योंकि तू पिछले साल तक तो ये बातें कर रहा था, मुझे आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैं ना इंग्लैंड की जो है वो नेशनलिटी ले लूंगा, मुझे आईपीएल खिला लो। लेकिन जैसे ही मोहम्मद आमिर को पता चला मुझे तो इंग्लैंड की नेशनलिटी नहीं मिलेगी, वैसे ही भाईजान ने यू टर्न लिया और इंडियन टीम पे फजूल क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया कि अभिषेक स्लॉगर है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। कोई कह रहा है इंडिया मैच फिक्स करता है, कोई कह रहा है इंडिया फिक्स कर रहा है, कोई कह रहा है फलाना हो रहा है, कोई कह रहा है टमकाना हो रहा है। निकलो आपको पकड़ के घंटा बजाऊं बेटा। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से इनके पूर्व खिलाड़ी भी परेशान हैं। पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल पर क्रिकेट को लेकर डिबेट कॉमेडी शो में बदल गए। दुआ यह हो रही है कि लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है सर। एक ने कहा कि कैसे पहुंचे सेमीफाइनल में, एक ने पूछा सेमीफाइनल में भारत की पाकिस्तान की टीम कैसे पहुंचे, ये बढ़िया है। तो दूसरे ने कहा देखो एक ही तरीका बचा है, ये सारी टीमें अपने आप ही हार जाए तो पाकिस्तान थ्रू हो जाएगा। एक आप पाकिस्तान है और दूसरा है न्यूजीलैंड। जी बासित भाई बताएं, आप पाकिस्तान कैसे पहुंचेगा? अरे भाई वाह, वो वाला टाइम आ गया भाई। इस टाइम का तो पूरा वर्ल्ड कप में इंतजार में करता हूँ कि कब वो वाला टाइम आएगा जब हम कहेंगे ये हारेगा वो जीतेगा, वो हारेगा ये जीतेगा, ये हारेगा वो हारेगा, वो हारेगा ये जीतेगा, और हम पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी बासी भाई जल्दी से वो वाला करतब बताएंगे। नहीं, वो आज वो नहीं बताएंगे, आज आप बताएंगे। भाई देखिए, मेरे हिसाब से अगर सारी टीमें हार जाए ना, जिनका जो मैच है, तो हम शायद पहुंच जाएंगे सेमीफाइनल में, मेरी गिनती के हिसाब से। कमेंट लूं आपसे, एक बयान में और दिखा। अब एक ने कहा यार कुछ तो गड़बड़ कर रहा है भारत, समथिंग इज रॉन्ग। ये पिच पे कुछ डाल रहे हैं, ये पिच के साथ कुछ किया जा रहा है।
एक्चुअली क्या है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया ने जैसा प्रदर्शन किया तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि ये इंडिया वालों ने पिच में कोई केमिकल मिलाया है। एक ने तो बोला इन्होंने चाट मसाला मिलाया है। मैच फिक्स तो सुना था, पिच फिक्स का मैंने इंस्टाग्राम खोला तो न्यूज वगैरह आएगी, पाकिस्तानी न्यूज ये चल रही है कि पिच में केमिकल्स डाले गए, मसाला चाट मसाला वगैरह छिड़का हुआ है ताकि चटकते नहीं। देखो काफी लोग कह रहे हैं चेपक जो ग्राउंड में ना इतना अच्छा पावर प्ले नहीं खेल सकते थे इसलिए केमिकल्स डाले हैं भाई। अबे भाई बहुत अच्छे केमिकल्स डाले। अब चलो सब छोड़ो अब चलो पिच में क्या है केमिकल्स डाले। ये बॉल तो फुल टॉस थी, ये बॉल तो पिच पे लगी नहीं, ये बॉल तो डायरेक्ट बल्ले पे लगी। कैसे खेल रहे हैं यार ये बताओ। एक्साइटेड भी हूँ और मुझे मैच भी देखना है, वो है इतवार वाला। हाँ अब तो सिर्फ इतवार का वेट है, किसी बात नहीं। फिर हम भी पूछ ही लेंगे कि कैसा रहा संडे भाई। इतवार को तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही आवाज होगी, वी आर अ वेस्ट इंडीज। ओ सवाल भी खुद करते हैं, जवाब भी खुद देते हैं। देखा आप पिच पे केमिकल है तभी बॉल इतने अच्छे से आ रही है बैट पे। तो दूसरा कहता है अच्छा ये वाली तो फुल टॉस थी तो जमीन पे पड़ी ही नहीं, इस पे कैसे छक्का पड़ गया पे। ये इसकी बात की जा रही है समीर जी। एक बयान बचा और दिखाऊंगा आपको। बहुत बढ़िया मैच रहा कल भारत जिम्बाब्वे का। अभिषेक शर्मा 55 रन बनाए। बिल्कुल अभिषेक शर्मा का फॉर्म में आना एक अच्छा रहा कि काफी लंबे समय बाद फॉर्म में लौटे और हाफ सेंचुरी ने मारी। संजू सैमसंग ने बेहतर बल्लेबाजी करी और 72 रन से जिम्बाब्वे को हराया। और सबसे बड़ा यह है कि भारत का और वेस्टइंडीज के बीच 1 तारीख को मैच होने वाला है, जो जीतेगा वो सेमीफाइनल। आप अरे असली सवाल है पाकिस्तान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, हम तो पहुंच जाएंगे। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की संभावना बहुत कम है पहुंचने की अब, क्योंकि पाकिस्तान के जवाब दे रहे हैं यार मुझे तक बताइए इस बात। पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा, भारत ही पहुंचेगा। नहीं पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा। एक पाकिस्तान टीवी तो देखा कीजिए, उनको भी पता है कि नहीं पहुंचेगा। हाँ बोलिए समीर जी, इतना ज्यादा उन्होंने कॉमेडी देख ली कि वो सीरियस हो गए। उनका नहीं शो को तो थोड़ा। प्रोफेसर साहब के पास जाने से पहले एक बयान। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी हार के बजाय भारत की जीत से दुखी हो रहा है। कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाए, क्योंकि उनको पता है हम तो नहीं पहुंच रहे। उनको अब सारी दुआएं इस बात पे इंडिया ना पहुंच जाए किसी तरह सेमीफाइनल। सुनिए। अब पाकिस्तानी पता क्या सोचेगा, यह है कड़वा सच यार, इंडिया भी वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए ना तो बराबर हो जाएगा। ये हमारी मेंटेलिटी है। नहीं बासत भाई ये नहीं, मैं बताता हूँ एक सेकंड। हमारे वाले पता क्या कहेंगे, हमारे वाले कहेंगे इंडिया भी तो हारा ना मैच। अभी वही सेम चीज आप ये बात कह रहे हो। मुझे एक मैसेज भी आ चुका है हारने के फौरन बाद कि यार अब दुआ करो इंडिया भी बाहर हो जाए। अबे भाई ये सोच के साथ कैसे जाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? इसकी वजह पता क्या, हम अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे, हम दूसरे के गिरेबान में झांक रहे हैं। भाई पहले अपने गिरेबान में झांक के अपने आप को तो सही करो। नहीं खैर देखिए ये तो खैर नेचुरल है, ये तो होता है। भारत में भी अगर पाकिस्तान थ्रू हो जाता तो अगर हम बाहर हो जाते तो हम भी ये चाहते कि पाकिस्तान ना पहुंचे। मतलब कई लोग हमारे ठीक है बात। देखिए ये बात तो उसने सही कहा है। कम से कम मनुष्य अपनी असफलता से ज्यादा दूसरों की सफलता से पीड़ित होता है, समझे कि नहीं। लेकिन ये मजेदार है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना ह्यूमर बचा हुआ है, इतनी पिटाई के बावजूद भी। मैंने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। नहीं मैंने शोएब अख्तर का देखा, बयान देखा। शोएब अख्तर अपनी टीम के बारे में जिस प्रकार से बोल रहे थे, मैंने उसका भद्दा मजाक उड़ाया। भद्दा जिसे कह सकते हैं कि अपना ही पूर्व खिलाड़ी, हमारे यहाँ भी कमेंट्री होती है, गावस्कर टिप्पणी करते हैं और खिलाड़ियों के बारे में कोसते भी हैं। गलत होता है उसके बारे में बोला भी जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड प्रोफेशनल के हाथ में है ही नहीं। और जब वो प्रोफेशनल के हाथ में नहीं है, वहां पर उसको देखने वाला प्रबंधन जो है वो ठीक नहीं है, तो उसका नतीजा यही होगा जो हो रहा है पाकिस्तान की दुर्दशा हो रही है। चलिए तो अभी देखते हैं कि भारत के अगले मैच का क्या होता है। पाकिस्तान तो आज के न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच पर भी निर्भर है। वो बाहर होगा, न्यूजीलैंड हारेगा नहीं। लेकिन कल के तिलक वर्मा का भी आपको प्रशंसा करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा। आज समय इतना ही था सर, लेकिन ये आपके लिए हम ये पाकिस्तान की कॉमेडी शो निकालते रहेंगे, कुछ आपको दिखाते रहेंगे। आज इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका।